लेट इट ओपन। बाय द टाइम आपको मैं याद दिला दूँ आप लोग क्या डिस्कस कर रहे थे। हमारे पास टोटल 5 लेयर्स थी। सबसे ऊपर वाली लेयर क्या थी? एप्लीकेशन। फिर उसके बाद प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन को अब भूल जाओ क्योंकि आप लोग ने लेयरिंग सिस्टम चेंज कर दिया, ठीक है। प्रेजेंटेशन सेशन को अपन एप्लीकेशन में ही मर्ज कर देते हैं, ओके। फिर उसके बाद में आती है ट्रांसपोर्ट, फिर नेटवर्क, फिर डेटा लिंक और फिर फिजिकल। और डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर को भी हमें मर्ज करना पड़ता है और उसको हम बोलते हैं नेटवर्क एक्सेस। उन दोनों को मर्ज करना भी इज़ नॉट दैट कंपलसरी, बट यू शुड नो दैट देर इज़ ऑल्सो अ वर्जन वेयर दोज लेयर्स आर मर्ज। तो मतलब आपके पास में TCP IP है ना, अगर मैं बात करूँ तो आपके पास में 2 टाइप के लेयर्स हैं। हाँ, एक चीज़ और मैंने अब तक आपको बोला नहीं, अगर आप लिटरली इसको सीखने में इंटरेस्टेड हैं ना, खाली हाथ मोबाइल पे ऐसे लेट के बैठ के मत पढ़िए, आप उसमें प्रॉपर एक कॉपी बनाइए, उसमें कुछ कुछ चीज़ें नोट करिए, क्योंकि जब आपके पास ये डैशबोर्ड आ जाएगा ना, तब भी मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपने कोई कमांड लिखा तो कमांड क्या कैसे चलाते हैं, कमांड क्या होती है, उसका आउटपुट क्या आता है, उसकी प्रॉपर नोट्स बनाइए। मैं कभी आई डोंट नो आप लोग कॉलेज आएंगे तो मैं अपने नोट्स लाऊंगा, उस नोट्स को मैंने बनाया था तभी मेरा ये सर्टिफिकेशन क्रैक हो पाया है। AICT का अगेन भी बोल रहा हूँ, ग्लोबल सर्टिफिकेशन में ज़्यादा एफर्ट है। AICT में एकदम ही कोई लापरवाह होगा तो वही फेल होगा, वरना नहीं होगा, ठीक है। तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि क्या बोल रहा था, ओके, आई वाज अबाउट टू राइट समथिंग है। चलिए भूल गया मैं। लेट इट ओपन देन विल सी। हम जब लास्ट टाइम देख रहे थे तो हमने देखे, चलिए मैं लिखता हूँ जब तक ये खुल रहा है। सबसे पहले है एप्लीकेशन लेयर, फिर उसके बाद में है ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर का लेयर नंबर क्या है, टेल मी? बताओ। लेयर 4। लेयर 4, वेरी गुड। फिर उसके बाद में है नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर है लेयर नंबर 3। एक सेकेंड, कोई आने की ट्राई कर रहा है, कोई आने की ट्राई कर रहा है। फिर उसके बाद में है डेटा लिंक लेयर, ये है लेयर नंबर 2। और फिर है फिजिकल लेयर, ये लेयर नंबर 1। तो नीचे से शुरू कर रहे हैं तो 1 2 3 4 और फिर एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि डेटा कैसे कैसे इसमें इनकैप्सुलेट होता जाता है। इनकैप्सुलेट इन द सेंस कि अगर मैं पेंट खोलूँ तो सबसे पहले आपके पास में होता है डेटा, ठीक है। डेटा जो है इट्स प्रॉपर रॉ डेटा विच इज़ हैविंग ओनली इंफॉर्मेशन, ठीक है। फिर उसके बाद में जब ये डेटा आगे बढ़ता है, इट रीचेस द लोअर लेयर विच इज़ द ट्रांसपोर्ट लेयर। तो इसी डेटा में, इस डेटा में क्या हो जाता है, एक कवरिंग हो जाती है ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है। तो ये जो कवरिंग है, ये कवरिंग कौन लगाता है? ये ट्रांसपोर्ट लेयर लगाता है। अब ट्रांसपोर्ट लेयर को क्या क्या ज़रूरत होती है? ट्रांसपोर्ट लेयर को पोर्ट नंबर की ज़रूरत होती है, और फिर उसके बाद में ट्रांसपोर्ट लेयर जो है और भी सीक्वेंस नंबर और भी कंट्रोल इन्फॉर्मेशन ऐड करता है। फिर ये जो पूरा है, मतलब ब्लैक बॉक्स और रेड बॉक्स, ये दोनों मिलके कहाँ पहुँचते हैं? नेटवर्क लेयर पे। नेटवर्क लेयर भी अपना एक कवरिंग ऐड करती है। फिर नेटवर्क लेयर पे क्या होता है, जो कवरिंग ऐड होती है उसमें IP एड्रेस ऐड होते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें ऐड होती हैं। फिर उसके बाद ये और नीचे जाता है डेटा लिंक लेयर के पास, और डेटा लिंक लेयर में इसमें फिर एक हेडर और एक फुटर ऐड होता है, और फाइनली फिर ये पहुंच जाता है फिजिकल लेयर के पास। फिजिकल लेयर ये डिसाइड करती है कि चीज़ों को कॉपर वायर से भेजना है कि ऑप्टिकल फाइबर से कि वायरलेसली भेजना है। तो ये चीज़ें अब आप अगर इमेजिन करो तो सबसे कम डेटा किसके पास रहेगा? सबसे कम अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन कहाँ रहेगी? यहाँ रहेगी, है ना। लीस्ट इन्फॉर्मेशन रहेगी एप्लीकेशन लेयर के पास में, और जैसे 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 डेटा नीचे पहुंचेगा तो उसके ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक हेडर ऐड होते जाते हैं। फाइनली फिजिकल लेयर एक ऐसी लेयर होती है जिसके पास में सिर्फ प्योर इन्फॉर्मेशन नहीं होती, उसके पास में बहुत सारी रिडंडेंट चीज़ें होती हैं जिसको उसे हैंडल करना होता है। और वो सारी रिडंडेंट चीज़ें 0101 सिग्नल के फॉर्म में, बाइनरी के फॉर्म में पूरा रास्ता ट्रैवल करते हुए और पहुंच जाती हैं रिसीवर तक, ठीक है।
और रिसीवर तक पहुंचने के रास्ते में इट हैज़ टू फेस वेरियस स्विचेस, वेरियस राउटर्स एंड वेरियस नेटवर्किंग डिवाइसेस एंड देन इट फाइनली रीचेस द फाइनल डेस्टिनेशन। तो फाइनल डेस्टिनेशन में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? फॉर एग्जांपल जो फाइनल टर्मिनल होते हैं उसमें कंप्यूटर्स होते हैं, लैपटॉप्स होते हैं, देन उसके बाद में हमारा ये होता है मोबाइल फ़ोन होता है, प्रिंटर्स होते हैं, प्रोजेक्टर्स होते हैं। तो जितनी भी चीज़ें हैं जो डेटा को या तो जनरेट कर रही हैं या कंज्यूम कर रही हैं उनको बोलते हैं टर्मिनल डिवाइसेस या फिर होस्ट्स। ओके, तो दिस इज स्टिल नॉट ओपनिंग। ओके, नो प्रॉब्लम, लेट्स डू समथिंग हियर ओनली। जैसे ओके हम बात करते हैं पोर्ट की। चलिए मैं आपको अब तक ये नेट में चल रहा है आपको पोर्ट्स बताता हूँ। पोर्ट्स इन ट्रांसपोर्ट ले। ओके, पोर्ट्स जो होते हैं वो 65535 नंबर ऑफ पोर्ट्स होते हैं। ठीक है, जो पोर्ट्स होते हैं दे आर 65535, मतलब आपका जो कंप्यूटर है वो 65,535 डिफरेंट एप्लीकेशंस को साइमल्टेनियसली रन कर सकता है, और वो भी वो एप्लीकेशन जो कि इंटरनेट का यूज़ करते हैं। ठीक है, हम जब भी कंप्यूटर नेटवर्किंग की बात करते हैं तो हम कभी भी स्टैंड अलोन एप्लीकेशन की बात नहीं करते, हम हमेशा उन एप्लीकेशन की बात करते हैं जिनमें इंटरनेट यूज़ होता हो। तो फॉर एग्जांपल FTP में इंटरनेट यूज़ होता है, SMTP में इंटरनेट यूज़ होता है, HTTP यूज़ करो तो इंटरनेट यूज़ होता है। तो वो सारी एप्लीकेशंस जो कि हमारी कोई भी नेटवर्किंग प्रोटोकॉल का यूज़ करती हैं दोज विल यूज़ सम और द अदर पोर्ट। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ होते हैं वेल नोन पोर्ट्स। फॉर एग्जांपल आप लोग को पता है 80 पोर्ट नंबर किसका है? टेल मी। HTTP। ठीक है, 443 पोर्ट किसका है? HTTPS। पोर्ट नंबर 20 एंड 21 किसके हैं? FTP के। ठीक है, ऐसे पोर्ट नंबर 25 किसका है? SMTP का। अब मेरा कहना ये है इनको आप सॉफ्टवेयर मत समझिए, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, इनको आप सॉफ्टवेयर मत समझिए, ये एक्चुअली प्रोटोकॉल्स हैं। ये वो प्रोटोकॉल्स हैं जो कि कोई भी एप्लीकेशन यूज़ कर सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास में आउटलुक है ना, या फिर आउटलुक जैसा मान लीजिए एक और एप्लीकेशन आता है थंडरबोल्ट। तो आउटलुक, थंडरबोल्ट ऐसे बहुत सारे ईमेल क्लाइंट्स आते हैं जो कि SMTP का यूज़ करते हैं। तो जो भी सॉफ्टवेयर SMTP का यूज़ करेगा उसको पोर्ट नंबर 25 पे ही अपना डेटा भेजना पड़ेगा। और इस बात को ध्यान रखिएगा, किस पे डेटा भेज रहे हैं ये वो पोर्ट है। ठीक है, कहाँ पर भेज रहे हैं वो है पोर्ट ये वाले, और आप जहाँ से भेज रहे हैं तो कंप्यूटर का पोर्ट रैंडमली जनरेट हो सकता है। ओके, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं वही बात करूँ कि मैं यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करता हूँ और मैं यहाँ पर लिखता हूँ net_stat। आप सभी के विंडोज़ कंप्यूटर पे ये कमांड चलता है। ठीक है, net_stat। तो net_stat देखिए क्या करता है। net_stat एक तो क्या करता है, जब भी कोई रिक्वेस्ट भेजता है तो वो कोई भी एक रैंडम पोर्ट चूज़ कर लेता है। तो देखिए रैंडम पोर्ट क्या है? 53028। 53028 जो है 65535, 0 से लेकर 65535 के बीच में उसने कोई भी एक पोर्ट चूज़ कर लिया, लेकिन भेजा कहाँ पर? भेजा DNS पे। अब DNS का पोर्ट नंबर क्या होता है? लेट्स सी, मैं एक और टैब में खोलता हूँ। DNS पोर्ट नंबर 53। हाँ ओके, आई फॉरगॉट। DNS जो है वो 53 पोर्ट नंबर यूज़ करता है। तो अगर मैं इस लिस्ट में एक इंक्रीमेंट और करूँ तो 53 पोर्ट नंबर इज यूज्ड बाय DNS। ओके, तो ऐसे पोर्ट्स यूज़ होते हैं। लेकिन क्या होता है, ये पोर्ट सेंडिंग पोर्ट्स होते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी भी एप्लीकेशन में SMTP का यूज़ करने वाला हूं तो मैं 25 पोर्ट नंबर यूज़ करूंगा, लेकिन जब मैं डेटा सेंड करूंगा तो मैं कोई भी एक रैंडम पोर्ट चूज़ कर सकता हूं। तो सेंडिंग के वक्त कोई भी रैंडम पोर्ट चूज़ होते हैं 0 से लेकर 65535 के बीच में, लेकिन रिसीविंग के वक्त हमको ये देखना पड़ता है कि मैं DNS यूज़ कर रहा हूँ कि HTTP के HTTPS। फॉर एग्जांपल मैं कोई ऐसी वेबसाइट ओपन करके बैठा हूँ जिसमें सिक्योर कनेक्शन लगना है, तो मैं HTTPS पोर्ट में जाऊँगा अपने आप, क्योंकि मैं ब्राउज़र ओपन करूँगा, ब्राउज़र में वेबसाइट खोलूँगा तो मेरा कंप्यूटर अपने आप समझ जाएगा कि आई एम यूजिंग सम पोर्ट। DNS पोर्ट क्यों यूज़ होता है? DNS पोर्ट इसलिए यूज़ होता है कि एवरी वेबसाइट हैज़ सम नेम, बट ये एक्चुअली जावा टी पॉइंट का एक्चुअल
नेम ये नहीं है ना। जैसे www.java.t-point है ना, इसको मैं देखना चाहता हूँ कि ये कौन सा, इसका सर्वर का नाम क्या है। तो मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा DNS lookup, और ये जो मैंने पेस्ट किया था www.java.t-point.com। ओके, DNS lookup इसमें नहीं है, NS lookup है, सॉरी DNS lookup नहीं होता कमांड, NS lookup होता है। तो देखिए ये बता रहा है, सबसे पहले तो वो गूगल के पास गया, और एक्चुअली क्या है, आप लोग का जो कंप्यूटर है वो जो DNS सर्वर यूज़ करता है वो गूगल का DNS सर्वर यूज़ करता है, और गूगल के DNS सर्वर की हर जगह पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में जो सर्वर का IP एड्रेस है वो 8.8.8.8। तो जावा टी पॉइंट वेबसाइट है, राइट, है हमारे पास में। चलिए देर लगा रहा है, हमारे पास एक तरीका और है। चलिए आ गया था, देखिए ये आ गया है। ये देखिए जो जावा टी पॉइंट का एड्रेस है वो ये है 26064700। तो ये IPv6 यूज़ कर रहा है। आप लोगों को पता है IP के 2 वर्जन्स होते हैं, IPv4, IPv6। 5th सेमेस्टर वालों को खासतौर पर, डू यू नो? सर V4 पता था। IPv4 जो होता है बेटा, इट इज़ नॉर्मल। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर अभी अपना कंप्यूटर का नेटवर्क देखूँ और ओपन नेटवर्किंग एंड इंटरनेट सेटिंग्स और प्रॉपर्टीज़ में जाता हूँ मैं, और ये देखिए, तो मेरा जो IPv4 है वो है 10.10.0.42, लेकिन जो IPv6 है वो यूज़ नहीं हो रहा है। एक्चुअली IPv6 यूज़ नहीं हो रहा है। अगर IPv6 यूज़ होता तो यहाँ पर जो IPv4 है उसके बजाय IPv6 लिखा होता। तो नॉर्मली क्या होता है, हम अपने नॉर्मल डेली के जो इंटरनेट सेटिंग्स होती हैं उसमें अभी भी IPv6 में उतना एक्सपर्ट नहीं हुए हैं। तो नॉर्मली जो हम प्राइवेट IP सेट करते हैं घरों में, अपने कॉलेजेस में, खुद के पर्सनल कंप्यूटर्स पे, तो हम कोई भी एक ऐसा प्राइवेट IP चूज़ कर लेते हैं। तो क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं जिस कंप्यूटर में कॉलेज में बैठा हूँ उसका IP एड्रेस सेट हुआ है 42। सिमिलरली जस्ट मेरे बगल कंप्यूटर में होगा 41, किसी में होगा 43, बट सीरीज़ यही चल रही होगी। और ये दोनों क्या है, ये DNS सर्वर्स हैं। DNS सर्वर सिंपली क्या करता है, आपका जो ये URL होता है ना, फॉर एग्जांपल ये java.t-point.com, इसको कन्वर्ट कर देता है इसके सर्वर नेम में। क्योंकि हम जब कंप्यूटर को बोलते हैं कि आई वांट टू विजिट अ वेबसाइट नेम्ड एज, Excuse me, sir. यस बेटा, Sir, can you be a little louder? Actually, your voice is very low. ओके वेट, इज इट क्लियर नाउ? Yes, sir. Thank you, sir. Okay, thank you for telling me. So what I'm saying is कि java.t-point.com जो है इसको कंप्यूटर और कंप्यूटर नेटवर्क इसको नहीं समझता, ठीक है। java.t-point.com हमने ऐसा नाम रख लिया है कि हमको आगे से याद रहे, राइट, एक वेबसाइट है ये। ऐसे ही फॉर एग्जांपल ये learningportal.juniper.net, ये जो नाम है ये वेबसाइट का है, URL बोलते हैं इसको। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कंप्यूटर एंड द कंप्यूटर नेटवर्क डज नॉट नो कि ये क्या है। तो क्या होता है कि एक सर्वर होता है विच इज़ नोन एज DNS सर्वर। DNS का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सर्वर। तो डोमेन नेम सर्वर क्या करता है, आपसे आपका URL का पूरा एक्सप्लेनेशन, जो पूरा URL है वो लेता है और उसको कन्वर्ट करता है उसमें जो IP एड्रेस है उसमें। किसका IP एड्रेस, जो भी ये जावा टी पॉइंट का सर्वर होगा उसका IP एड्रेस। तो जैसे ही वो IP एड्रेस पता चलता है, फिर वो वापस आपके कंप्यूटर उसको रिप्लाई देता है, बताता है कि ठीक है, जावा टी पॉइंट का जो IP एड्रेस है वो ये है। और फिर हमारा कंप्यूटर वापस उसको प्रॉपरली उससे कम्युनिकेट करता है। क्योंकि हम URL के बेसिस पे डायरेक्टली कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। DNS जो है इट्स लाइक अ ट्रांसलेटर। DNS क्या करता है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जिसमें आप लोग को याद रहे। ये आपको URL को या वेबसाइट के .com वाले नाम को कन्वर्ट करता है IP एड्रेस में। किसका IP एड्रेस, सर्वर का IP एड्रेस। जिस भी वेबसाइट को मैं एक्सेस करना चाहता हूँ उसका IP एड्रेस, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा, है ना। हम क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि मैं इतने सारे IP एड्रेस है, पूरे वर्ल्ड में कितने सर्वर्स होंगे, मिलियंस ऑफ सर्वर्स होंगे, मैं सबके IP एड्रेस की लिस्ट तो बना नहीं सकता। ये बिल्कुल वैसे समझ के चलो जैसे पहले के टाइम पे लोगों को फ़ोन नंबर्स याद होते थे, ठीक है। फिर जैसे लोगों के पास मोबाइल फ़ोन आ गए, डायरेक्टरीज आ गई, डायरीज आ गई, तो लोग क्या करते हैं, मोबाइल नंबर से नहीं याद रखते, लोगों को नाम से याद रखते हैं। तो जब भी मैं सर्च करूँगा अपने फ्रेंड का मोबाइल नंबर, तो मैं मोबाइल नंबर नहीं सर्च करूँगा, मैं उसका नाम सर्च करूँगा। जैसे ही मैं नाम सर्च करूंगा तो मुझे उसका फ़ोन नंबर मिल जाएगा। ये बिल्कुल वैसे ही है। तो DNS जो है वो हम लोग के लिए डायरेक्टरी की तरह काम करता है। मैं नॉर्मली DNS में क्या करता हूँ, एक URL भेजता हूँ www.youtube.com, और वो क्या करता है, youtube.com को कन्वर्ट कर देता है एक IP एड्रेस में, क्योंकि उसको पता रहता है। अगर पता नहीं रहता तो वो गूगल से पूछता है, ठीक है।
तो वो पता करता है, और एक बार पता चल जाता है किसी डीएनएस सर्वर को कि किस सर्वर का क्या आईपी एड्रेस है, तो उसको अपनी लोकल मेमोरी में सेव कर लेता है, ठीक है, और फिर वो हमको रिप्लाई करता है, हमारा बाकी का प्रोसेस चल जाता है। तो इस बात को समझ के चलिएगा, किसी भी कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए बिल्कुल बिल्कुल कंपलसरी है कि आईपी एड्रेस होना ही चाहिए, ठीक है, चाहे आप किसी भी प्रोटोकॉल का यूज करें, आईपी एड्रेस एक बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट है, उसके बिना आप कम्युनिकेशन कर ही नहीं सकते। तो व्हाट इज द सेंट्रल थिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन अराउंड कंप्यूटर नेटवर्किंग? इट इज आईपी एड्रेस। बताइए, यहाँ तक कोई डाउट है इसमें? नो सर। ठीक है, तो डीएनएस थोड़ा बात इधर से उधर पहुंच गई, बट यस बताइए बेटा। सर IPv4 और IPv6 में क्या डिफरेंस है? देखो बेटा, क्या हुआ, IPv4 चला है अराउंड 1990 तक, 1990 के आसपास के जो ईयर है उसमें IPv4 बहुत अच्छे से चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं जा रही थी, बट लोगों ने इंटरनेट का इतना ज़्यादा यूजेज शुरू कर दिया, और कंप्यूटर्स, मोबाइल्स, लैपटॉप्स, एक एक बंदे के पास कई कई डिवाइसेस आ गए जिससे वो इंटरनेट का यूज़ करते थे। और वेब 2.0 के बाद से अब हर एक के पास में मोबाइल फ़ोन है ना, तो मतलब हर कोई इंटरनेट से कनेक्टेड है। और अभी आप लोग देखते हो कि एक फील्ड आ गई है IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, तो मतलब चीज़ों के पास भी इंटरनेट है। मतलब इट्स नॉट फार फेच्ड कि मेरे जो पानी पीने की बॉटल है उसमें भी इंटरनेट होगा, वो मुझे क्या बताएगा कि हाउ मेनी टाइम्स आई हैव ड्रैंक द वाटर। और फॉर एग्जांपल कॉफ़ी मेकर है या वॉशिंग मशीन है, सब इंटरनेट से कनेक्टेड है, रेफ्रिजरेटर इंटरनेट से कनेक्टेड है। तो जितनी भी चीज़ें इंटरनेट से कनेक्ट होंगी उन सबको एक एक यूनिक आईपी एड्रेस चाहिए होगा। तो इट वाज प्रेडिक्टेड इन 1990s कि 2025 या 2023 ऐसा कुछ रहता है, तब तक सारे आईपी एड्रेसेस खत्म हो चुके रहेंगे। तो पूरे वर्ल्ड में हर एक इंसान, हर एक डिवाइस को एक अलग आईपी एड्रेस चाहिए। और IPv4 जो है ना, IPv4 कितने बाइट का था, कितने बाइट का है? 32 बाइट का बस। 32 बाइट का कैसे है? फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ 192.168.2.5, तो इसमें जो एक एक नंबर है ना, ये एक एक नंबर कितना जा सकता है? ये जा सकता है सिर्फ और सिर्फ 2⁸ तक। तो मतलब मैं यहाँ पर अगर 2⁸ लिखूं तो ये कितना हो जाएगा बताओ? 256 है ना। तो मैं 0 से लेकर 255 तक ही इसमें लिख सकता हूँ, हर एक डॉट के बाद में। तो 0 से लेकर मैंने लिखा 255, फिर 0 से लेकर 255 और फिर डॉट 0 से लेकर 255। इसमें भी क्या होता है, सारे 0 नहीं हो सकते, सारे 255 नहीं हो सकते, उनके स्पेशल मीनिंग होते हैं। फिर बीच के कुछ रेंजेस हैं। तो मतलब आप इमेजिन करो कि अगर मैं एक नंबर को मैं 255 मान लेता हूँ, या लेट्स से 250 मान लेता हूँ, तो अगर मेरे पास में 250 पहली लोकेशन में नंबर्स हैं, दूसरी लोकेशन में भी 250 हैं, ठीक है, तीसरी लोकेशन में 250 हैं और चौथी लोकेशन में भी 250 हैं, तो 250 को रेज़ टू पावर 4 कर लो। जितना भी नंबर आता है उतने लोग अलग अलग आईपी एड्रेस अचीव कर सकते हैं, उनको अलग अलग आईपी एड्रेस मिल सकते हैं। इस बात को समझ रहे हो आप? कितना हो जाता है, कैलकुलेट करें, अगर 250 रेज़ टू पावर 4 कितना होगा? 250 रेज़ टू पावर कहाँ गया भाई? अच्छा, इसमें नहीं है क्या? चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इंटू 250 इंटू 250 इंटू 250 कितना हो गया ये? बाप रे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बट ये पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन से तो कम ही है ना। गेट इट? तो क्या हो रहा है कि अब पूरा वर्ल्ड इंटरनेट यूज़ कर रहा है, उसमें से इंडिया सबसे ज़्यादा इंटरनेट यूज़ कर रहा है, इंडिया में इंटरनेट सबसे सस्ता भी है, तो बहुत जल्दी। और ये प्रॉब्लम आ चुकी होती अगर लोगों ने IPv4 का यूज़ नहीं किया होता, IPv6 का यूज़ नहीं किया होता। तो क्या हुआ, IPv6 का इन्वेंशन हुआ उसी टाइम पे, और उसको दिए गए 128 बाइट्स, ठीक है। बाइट मैंने शायद गलत बोल दिया, इसको बिट्स बोलिए, ठीक है, बिट्स बोलिए, क्योंकि ये क्या है, ये एक नंबर जो है ना, ये 8 बिट का है, मतलब 1 बाइट का, ये दूसरा बाइट, ये तीसरा बाइट, ये चौथा बाइट। तो आप इसको बिट बोल रहे हैं तो 32 बोलिए, वरना 4 बाइट बोलिए, ओके। तो 32 बिट या 4 बाइट, या फिर 128 बिट मतलब कितने बाइट? 8 बाइट, 8 बाइट नहीं, सॉरी 7 बाइट हुआ नहीं, 8 बाइट हुआ। इसको 8 से डिवाइड करो, 8 1 से 8, सर 7 7 हुआ, वही मैं कह रहा था, 7 बाइट।
ठीक है। तो अगर आप लोग को एग्जाम्पल देखना है ना कि क्या होता है, ये देखिए ये है, ये एग्जाम्पल है किसका, ये आपका IPv6 का। IPv6 में क्या होता है, एक एक नंबर जो होता है वो एक हेक्साडेसिमल नंबर होता है। मुझे बताओ हेक्साडेसिमल नंबर कितने बिट का होता है मैक्सिमम? अपन लोग हेक्साडेसिमल जब नंबर जब लिखते हैं तो 0 से लेकर 15 तक ही तो बस वो कर पाते हैं ना, शो 16 है ना। Yes, sir, 0 to बिल्कुल सही 16. कहा। तो 16 बिट है, तो मतलब ये जो 2 है ना ये 16 बिट का है, ठीक है, मतलब सॉरी 4 बिट का है, 4 बिट का है, राइट। तो एक एक नंबर 4 बिट का है, तो 4 4 8 9 10 एक मिनट 4 4 16। तो यहाँ पर जो एक सेक्शन है ना 2606, ये 16 बिट का है, ये सेक्शन 16 बिट का है, ठीक है। ऐसे ही +16 और फिर यहाँ पर जब गैप होता है इसका मतलब यहाँ पर 4 जीरोज हैं, है ना। वो अपन देखेंगे IPv6 को लिखने का तरीका, यहाँ पर 2 कोलन है ना साथ में, तो मतलब यहाँ पर क्या शॉर्टकट कर दिया लिखने का तरीका, बट यहाँ पर 4 जीरोज हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 6 4 ज़ा 24, सॉरी 6 4 ज़ा 24 मतलब एक मिनट 6 into 16, what will be 6 into 16? 16 into 6, ओह नहीं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ मैं, 1 2 3 4 5 6, 96. नहीं फिर मैं एक बार, ये जो है 4 4 4 ज़ा 16 और सेक्शंस हैं 6। एक सेकेंड, एक सैम्पल IPv6 निकालना पड़ेगा। एक चीज़ ये भी कर सकते हैं अपन लोग, व्हाट इज माई IP। अच्छा ये तो नॉर्मल IPv6 ही आ रहा है, IP 128 तो नंबर ऑफ बिट्स हो गए, तो हमें नंबर ऑफ बाइट्स निकालने हैं ना, तो हम एक मिनट ये करते हैं, सुनिए 128 डिवाइड बाई 8, हाँ तो 16 ही तो है, ठीक तो है। तो 16 into 8 करिए आप, ठीक है, 16 into 8 करते हैं तो आपको 128 मिलता है। तो मतलब जो IPv6 होता है उसमें क्या होता है, ये चीज़ जैसे मैंने लिखा ना, ये डॉट सेपरेटेड है, वहाँ पर जो होता है वो ऐसे कोलन सेपरेटेड रहता है, जैसे कि ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये एक सेक्शन, ये दूसरा सेक्शन, तीसरा सेक्शन, चौथा सेक्शन और पांचवा सेक्शन, ऐसे करके यहाँ पर टोटल कितने बिट्स होंगे, 128 बिट्स होंगे। और उसमें एक एक नंबर जो है वो 4 बिट का है। तो अगर आप इसको पूरा गिने तो 1 2 3 4 5 6, हाँ तो हो तो रहा है, ठीक है। तो 6 और यहाँ पर ये जो है ये कितने बिट का है, 4 बिट का है। तो 6 4 24, मतलब आपका 8 इंटू क्या हो जाएगा, 8 इंटू 4 इंटू 6, एक मिनट से कर रहा हूँ मैं, 8 इंटू 4 इंटू 6, ओके नहीं यहाँ कुछ गड़बड़ हो रहा है। चलिए इसको अपन देखते हैं। IP एड्रेस का एक्चुअली क्या है कि एक प्रॉपर फुल फॉर्मेट मिल जाएगा तो अपन उसको देख लेंगे, बट IP एड्रेस दैट्स फॉर श्योर, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि 128 बिट का होता है, और 128 डिवाइड बाई 8 कर देंगे तो जितने बाइट्स का होता है वो सही है, ठीक है। एक मिनट, यहाँ ये लोड नहीं हुआ, मैं इसको एक बार फिर से लोड करता हूँ, कहाँ चला गया, ओके। इंटरनेट स्लो चल रहा है क्या कुछ, एक मिनट देख लेता हूँ, उनकी वेबसाइट भी प्रॉब्लम करती है कभी कभी, थोड़ा तो स्लो है लेकिन हाँ ठीक ठाक है, चल रहा है, देखते हैं ये खुल जाए। कभी कभी ये वेबसाइट भी प्रॉब्लम करती है। ना ना हाँ बैठ जाइए। सो ये ओपन नहीं हो रहा, ओके अगर ओपन नहीं हो रहा तो आप लोग वैसे ही पढ़ते हैं। अच्छा हो रहा है, क्या इसमें एनिमेशंस अच्छे हैं, सो आई वांट टू यूज दिस, ओके ओके लेट्स हम काम करते हैं जब तक ये ओपन हो रहा है।
कहीं से वैसा ही लेयर्स उठा लेते हैं। ओके, तो हमने क्या देखा? फॉर एग्जांपल हमने ये देखा कि ये जो एप्लीकेशन लेयर है ये जनरेट करती है डेटा, सॉरी, एप्लीकेशन लेयर जनरेट करती है डेटा। अच्छा, एक चीज़ और, मैं एप्लीकेशन लेयर जनरेट करती है जो डेटा, उसको मैं सेशन लेयर तक ले आता हूँ, ठीक है, क्योंकि हम 5 लेयर मॉडल यूज़ करने वाले हैं ना। तो इस बात को समझ के चलिएगा कि ये तीनों लेयर मिला के दे डू द सेम वर्क फॉर अस, फॉर द TCP/IP मॉडल दिस इज कॉल्ड एप्लीकेशन लेयर ऑल टुगेदर। ठीक है, एप्लीकेशन लेयर ने क्या जनरेट किया? एप्लीकेशन लेयर ने जनरेट किया डेटा, दिस इज दैट डेटा। अब इस डेटा को क्या होगा? इस डेटा को ये जरूरत पड़ेगी कि ये कौन सा प्रोटोकॉल यूज कर रहा है, ठीक है, डेटा इज यूजिंग विच प्रोटोकॉल। सो द क्वेश्चन कम्स हियर, प्रोटोकॉल कौन सा हो सकता है? मान लीजिए ये प्रोटोकॉल जो यूज कर रहा है वो HTTP यूज कर रहा है। HTTP यूज कर रहा है तो पोर्ट नंबर 80 यूज हो रहा होगा। तो पोर्ट नंबर 80 यूज हो रहा है, इस बात को मुझे लगा के भेजना पड़ता है, क्योंकि आप ये इमेजिन करिए कि ये पूरा जो लेयरिंग सिस्टम है ये किसी एक कंप्यूटर से अभी ओरिजिनेट हो रहा है ना, ये कंप्यूटर से बाहर निकल रहा है। तो कंप्यूटर को ये बात बतानी पड़ेगी ना, जब ये डेटा कहीं 5, 6, 10 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर दूर किसी रिसीवर तक पहुंचेगा तो ये कौन से एप्लीकेशन पे पहुंचेगा? तो पोर्ट नंबर 80 ये बात बताता है कि ये ब्राउजर तक पहुंचेगा, एक सेकंड जो रिसीवर कंप्यूटर है उसके ब्राउजर तक पहुंचेगा। तो इस बात को समझ के चलिएगा कि ये जो डेटा है ये आता है यहाँ पर ट्रांसपोर्ट लेयर पे, और ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है? इसके ऊपर एक लेयर और चढ़ा देता है। लेट्स से अलग कलर कर देता हूँ उसका मैं। इसमें मेनली ये क्या करता है? मेनली सेंडिंग पोर्ट और रिसीविंग पोर्ट, ये दो चीजें वो डालता है, ठीक है। तो सेंडिंग पोर्ट, रिसीविंग पोर्ट जब ये डालता है तो मान लीजिए जो सेंडिंग पोर्ट है वो है पोर्ट नंबर कुछ बड़ा सा देते हैं, फॉर एग्जांपल 23045, ठीक है, ये थोड़ा सा ज़्यादा ही बड़ा हो गया, मैं इसको थोड़ा किनारे कर देता हूँ, ठीक है। तो सेंडिंग पोर्ट मान लो 23045 है। ये पोर्ट कैसे डिसाइड होता है? ये पोर्ट रैंडमली डिसाइड होता है। रैंडमली भी कैसे? जैसे मैंने आपको ये बताया था। अच्छा, ये वेबसाइट पीछे चली गई, जावा टी पॉइंट जो हमने वेबसाइट खोली थी ना, उसमें ये देखिए जो प्राइवेट और डायनेमिक पोर्ट्स होते हैं उनको यहाँ से कुछ एक रैंडम नंबर चूज करना पड़ता है, ठीक है। कुछ रजिस्टर्ड पोर्ट्स भी होते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ओरेकल ने डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए एक पोर्ट बुक करना चाहता है, तो वो 1024 से लेकर 49159 के बीच में ही चूज कर सकता है, क्योंकि ये रजिस्टर्ड पोर्ट्स है। तो इनको रजिस्ट्रेशन इनका करवाना पड़ता है फॉर सम स्पेसिफिक एप्लीकेशन। जो वेल नोन पोर्ट्स होते हैं ये इंटरनेट वर्ल्ड में, कंप्यूटर नेटवर्किंग के वर्ल्ड में इनका कुछ स्पेसिफिक मीनिंग होता है, जैसे पोर्ट नंबर 80, 443 और पोर्ट नंबर 25, 21। तो इनको तो पहले से ही फिक्स किया जा चुका है, ठीक है। तो वेल नोन पोर्ट से आप कोई भी पोर्ट चूज नहीं कर सकते। भेजते वक्त आपको या तो रजिस्टर करवाना पड़ेगा अपना पोर्ट, या फिर आपको एक रैंडम पोर्ट चूज करना पड़ेगा। तो जो भी आप रैंडम पोर्ट चूज करते हैं वो आपको सेंडर साइड में भेजना पड़ेगा। तो मैं सेंडर के लिए यहाँ पर लिख देता हूँ इस जगह पर S, ठीक है, ये सेंडिंग पोर्ट है। फिर उसके बाद में मुझे ये बताना पड़ेगा कि जब ये डेटा रिसीव होगा तो कौन से पोर्ट में होगा। तो मैंने डिसाइड किया था कि ये क्योंकि ब्राउजर पे जाके खोलेगा, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ कि अपने ब्राउजर को ओपन करके मैं किसी एक सर्वर से कोई एक पेज को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर पोर्ट नंबर 80 यूज होगा। तो ये जो पूरा पोर्ट नंबर का जो हिसाब है दैट इज कंट्रोल्ड बाय द ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है। ट्रांसपोर्ट लेयर ये भी डिसाइड करता है, ट्रांसपोर्ट लेयर के खुद के भी प्रोटोकॉल्स होते हैं बाय द वे, ओके। तो जैसे फॉर एग्जांपल HTTP, SMTP, FTTP ये सब जो है, ये सब क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे FTP एक्सेट्रा, ये सब एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल हो जाएंगे। अब ट्रांसपोर्ट लेयर कौन सा प्रोटोकॉल यूज करेगा? ट्रांसपोर्ट लेयर जो प्रोटोकॉल यूज करेगा उनमें दो ही प्रोटोकॉल्स बहुत कॉमन होते हैं, एक होता है TCP या फिर एक होता है UDP, ठीक है। TCP क्या होता है? TCP इज अ कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल, ट्रांसपोर्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल नाम है इसका, सॉरी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल नाम है। TCP और UDP किसके अंडर आते हैं? ये आते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर। क्या होता है?
कुछ कम्युनिकेशन ऐसे होते हैं जिसमें मुझे इस बात की गारंटी चाहिए होती है कि मेरा डेटा पहुंचा कि नहीं, ठीक है। और कुछ कम्युनिकेशन ऐसे होते हैं जिसको मुझे फास्ट करना रहता है, लेकिन मुझे इस बात की गारंटी की ज़रूरत नहीं है कि डेटा पहुंचता है या नहीं पहुंचता है। तो फॉर एग्जांपल जब मैं वीडियो स्ट्रीमिंग कर रहा हूँ, तो वीडियो स्ट्रीमिंग में अगर मैं हर एक पैकेट, हर एक पिक्सल का हिसाब मांगूंगा कि वो पहुंचा कि नहीं, तो मेरा वीडियो ट्रांसमिशन स्लो हो जाएगा। ऐसे ही जो डीएनएस की बात कर रहा था मैं, कि मैंने एक सर्वर को भेजा मेरा यूआरएल और मैं उससे आईपी एड्रेस मांग रहा हूँ, तो वो भी बहुत अर्जेंट काम नहीं है या बहुत इंपॉर्टेंट काम नहीं है। वो मिल जाता है तो ठीक है, वरना अगले दूसरे तीसरे अटेम्प्ट में मिल जाता है। तो टीसीपी प्रोटोकॉल हम तब यूज़ करते हैं जब मुझे डिलीवरी की गारंटी चाहिए हो, रिसिप्ट चाहिए हो। ये बिल्कुल वैसा है कि जैसा मैं फॉर एग्जांपल मैं एक पोस्ट करता हूँ, एक एनवेलप लेता हूँ, उसके अंदर मैं अपना लेटर डालता हूँ, उस एनवेलप में एक टिकट लगाता हूँ, 10 रुपये का स्टैंप लगाता हूँ और उसको पोस्ट ऑफिस में डाल देता हूँ, पोस्ट बॉक्स में डाल देता हूँ, है ना। वो पोस्ट बॉक्स से क्या होगा, पोस्टमैन उठाएगा लेटर और उसको भेज देगा। लेकिन अभी पोस्ट ऑफिस, पोस्टमैन या कोई भी पोस्टल सर्विस वाले इस बात के लिए दे आर नॉट बाउंड कि वो आपको बताएं कि आपका लेटर पहुंचा कि नहीं। इसी के कॉन्ट्ररी क्या होता है, स्पीड पोस्ट होते हैं, रजिस्टर्ड पोस्ट होते हैं। तो स्पीड पोस्ट और रजिस्टर्ड पोस्ट में क्या होता है कि उसमें आपको प्रॉपर एक रिसिप्ट मिलती है और आप उस रिसिप्ट में जो आईडी होती है उसका यूज़ करके और पोस्ट ऑफिस की वेबसाइट्स का हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, इंडियन पोस्ट की वेबसाइट से आप ये ट्रैक कर सकते हैं कि आपका लेटर अभी कहाँ पहुँचा और अब वो कहाँ जा रहा है। तो टीसीपी यूडीपी बिल्कुल एक दूसरे के कॉन्ट्रास्ट हैं। यूडीपी जो होता है वो डेटा को ऐसे छोड़ देता है ना, नेटवर्क में, और बस वो ये मतलब प्रे करता है, एक्सपेक्ट करता है कि डेटा पहुंच जाए। इसका करने का फ़ायदा क्या होता है कि आपको कोई भी ओवरहेड नहीं लगता, क्योंकि आप इमेजिन करो कि आप हर बात पे, फॉर एग्जांपल अभी हूँ मैं आपसे बात कर रहा हूँ, बट मैं आपसे क्वेश्चन या रिप्लाई की एक्सपेक्टेशन कम रख रहा हूँ क्योंकि हमारी स्पीड कम हो जाएगी। अगर मैं आपके रिप्लाई की एक्सपेक्टेशन रखूँगा तो हमारा जो भी बातचीत है वो थोड़ा स्लो हो जाएगी, राइट। मैं हर बात पे बोलूँगा आपको समझ में आया तो आप बोलेंगे हाँ, फिर आपको बोलूँगा समझ में आया तो बोलेंगे हाँ। तो क्या हो जाएगा, अगर बातचीत जो है मुझे फास्ट करनी है, कोई भी टॉपिक जल्दी ख़त्म करना है, तो मैं आपसे रिस्पॉन्स जल्दी जल्दी नहीं मांगूंगा। वही सेम चीज़ टीसीपी में है, टीसीपी रिस्पॉन्स मांगता है, एक्नॉलेजमेंट मांगता है। तो कोई डेटा भेजा और एक्नॉलेजमेंट आया नहीं आया, दैट इज़ डन बाय टीसीपी। बट मुझे कुछ ऐसा कम्युनिकेशन करना है जिसमें कि डेटा फास्ट जाए, स्लो जाए, मतलब फास्ट जाए ये चाहता हूँ, लेकिन रिसिप्ट की मुझे इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मैं यूडीपी यूज़ करूँगा। यूडीपी का फुल फॉर्म होता है यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल। ये दोनों ही हैं और इन दोनों के अलावा ट्रांसपोर्ट लेयर में ज़्यादा किसी की भी कोई ख़ास इंपॉर्टेंस नहीं है। ओके, अब आती है बात नेटवर्क लेयर की। अब क्या हो रहा है, ये जो पूरा मेरा डेटा है ना, मतलब क्या, पोर्ट नंबर्स और डेटा, ये मिला के इन दोनों को कंबाइन करके जो भी मेरे पास में आया, ये पूरी चीज़ बन जाती है डेटा फॉर द नेटवर्क लेयर। अब ये जो है ना, ये नेटवर्क लेयर के लिए डेटा बन गया। अब जब ये नेटवर्क लेयर के लिए डेटा बन गया तो नेटवर्क लेयर इसके साथ क्या करती है, नेटवर्क लेयर इसके ऊपर एक लेयर और चढ़ा देती है। वो लेयर क्या होती है, वो लेयर होती है सेंडर का आईपी एड्रेस और रिसीवर का आईपी एड्रेस। ठीक है, तो मैं सेंडर के आईपी एड्रेस को मैं अभी शॉर्टकट में नाम दे देता हूं SIP। ठीक है, सेंडर आईपी एड्रेस, और एक होगा, एक सेकेंड, और स्पेस क्यों नहीं जा रहा है यहाँ पर, और रिसीवर आईपी एड्रेस। ठीक है, तो सेंडर आईपी एड्रेस, रिसीवर आईपी एड्रेस बिल्कुल वैसे ही है जैसा कि मैं अपने लेटर में, एनवेलप में किसी सिटी का नाम लिखता हूँ। तो इफ़ आई वांट टू सेंड सम डेटा फ्रॉम जबलपुर टू लेट्स से दिल्ली, तो मुझे जबलपुर और दिल्ली लिखना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में किसी ने रास्ते में उस लेटर में से जबलपुर को के स्टिकर को अलग कर दिया या उसका जबलपुर लिखा हुआ मिटा दिया, तो माई लेटर विल बी लॉस्ट। ठीक है, तो आईपी एड्रेस एक ऐसा एड्रेस है जिसको आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कभी भी चेंज नहीं करना है। इट शुड नॉट बी एंड शुड नेवर बी चेंज्ड। ठीक है, अब क्या हो गया, मेरे पास में कितने एड्रेसेस हो गए बताओ, कितने आइडेंटिफायर्स हो गए, मतलब डेटा के अलावा कितनी चीजें एक्स्ट्रा हो गई, टेल मी guys, show me that you are awake. सर पोर्ट नंबर आईपी एड्रेस, करेक्ट, पोर्ट नंबर आया, आईपी एड्रेस आया। ठीक है, तो आप इस बात को इमेजिन करो कि एक सेल्फिश पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अगर देखूँ ना, तो मेरे पास में जो मेरे काम की चीज़ें हैं उसके अलावा अब दो चीज़ें एक्स्ट्रा आ गई हैं। तो जो भी चीज़ें एक्स्ट्रा आती हैं उसको बोलते हैं ओवरहेड। ओके, डेटा कहलाता है पेलोड
डेटा कहलाता है पेलोड और ये कहलाता है ओवरहेड। जैसे मैं किसी बाइक की बात करूँ तो बाइक में पेलोड क्या होगा, बाइक में पेलोड होगा ड्राइवर के अलावा जितने लोग बैठ सकते हैं वो काउंट, ठीक है। जैसे बोलता हूँ 6 सीटर कार है, या बाइक का पेलोड कितना होगा बताओ, व्हाट विल बी द पेलोड ऑफ अ बाइक? सिर्फ वन होगा, लेकिन हाँ अब आप ट्रिपलिंग करो, 4 लोग को बिठा लो तो फिर ज्यादा भी हो सकता है। मतलब अगर आप ज्यादा लोग को बिठा रहे हैं मतलब आप क्या कर रहे हैं, उसी बाइक का प्रॉपरली यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। तो मतलब क्या हो रहा है कि आपने डेटा भेजा, डेटा मान लीजिए अब तक था 10 KB का, तो 10 KB के डेटा में आप क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे एक्स्ट्रा चीज़ें बढ़ा रहे हैं। ये एक्स्ट्रा चीज़ें नो डाउट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना तो कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है। बट अगर मैं वही ग्रीडी पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ, एफिशिएंसी पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ, तो ये चीज़ें जितनी मिनिमाइज हो सके उतना अच्छा है। लेकिन अगेन मैंने कहा कि मजबूरी है, ये करना ही पड़ता है, वरना डेटा किसी न किसी पॉइंट पर अटक जाएगा, ठीक है। अब जब ये आगे बढ़ेगा तो ये पहुँचेगा डेटा लिंक लेयर के पास। अब थोड़ा सा नीचे हो गया अलाइनमेंट, बट प्लीज़ अंडरस्टैंड इट, थोड़ा सा बड़ा होता जा रहा है ना पैकेट। तो अब इस डेटा के पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक लेयर और आ जाएगी विच विल बी एडेड बाय द डेटा लिंक लेयर। ओके, डेटा लिंक लेयर जो है, लेयर जो चीज़ें ऐड करता है, जो इन्फॉर्मेशन ऐड करता है, वो होती है मैक एड्रेस। हाउ मेनी ऑफ यू नो मैक एड्रेस ऑलरेडी? पता है आप लोग को मैक क्या होता है? एस मैक, सेंडर मैक एड्रेस। इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। और फिर रिसीवर मैक एड्रेस, ठीक है। सेंडर मैक एड्रेस, रिसीवर मैक एड्रेस। मैक एड्रेस क्या होता है, क्यों इंपॉर्टेंट है, चलिए इसको देखते हैं। मैं यहाँ पर लिखता हूँ IP config। IP config कमांड बहुत इंपॉर्टेंट है, नेटवर्किंग वालों को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए IP config क्या होता है। IP config इज द कमांड टू सी द IP एड्रेस ऑफ योर कंप्यूटर एंड एज वेल एज द मैक एड्रेस। देखो मैक एड्रेस यहाँ नहीं दिखा रहा है, तो IP config ऑल में मुझे यहाँ पर /all भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये है, देखिए मैक एड्रेस, ये वाला, इसको कहते हैं फिजिकल मैक एड्रेस। मैक एड्रेस कितना बड़ा होता है? मैक एड्रेस होता है मीडियम एक्सेस कंट्रोल, ठीक है। मैक एड्रेस का फुल फॉर्म होता है मीडियम एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। ओके, ये होता है 48 बाइट्स का, ठीक है। 48 बाइट्स का कैसे कैलकुलेट किया 48 बाइट्स? ये देखो 1 2 3 4 5 6 और 6 8 48, क्योंकि ये देखो ये दो डिजिट्स है ना, ये हेक्साडेसिमल है। इसमें हमेशा देखो IP एड्रेस के अलावा जो भी हम लिख रहे हैं ना, चाहे वो मैक एड्रेस हो, चाहे IPv4 हो, IPv6 हो, सॉरी, तो IPv6 जो होता है वो हेक्साडेसिमल में लिखा जाता है, इसलिए वो दिखने में छोटा बट एक्चुअली बड़ा होता है, मतलब 128 बिट्स का होता है। और ऐसे ही इसको भी हेक्साडेसिमल में लिखा जाता है। बस एक ये जो IP एड्रेस होते हैं इन्हीं को बस नॉर्मली डेसिमल फॉर्म में लिखा जाता है। तो अगर मैं यहाँ लिखना चाहूँ तो इसको मैं लिखूंगा, सर ये 48 बिट है कि बाइट? ओह सॉरी, अगेन ये मैं गलती बार बार कर रहा हूँ, सॉरी, बिट्स है, ठीक है। और बाइट्स की बात करें सर वन थिंग मोर सर, IPv6 में, हेलो, हाँ सर? IPv6 में क्या? हाँ सो अगर अपन बिट्स का कंपैरिजन बाइट से करें हाँ? तो 16 बाइट्स होगा ना सर, बिकॉज 1 बाइट इज इक्वल्स टू 8, 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट्स। हाँ, तो 6 8 48 ही तो हुआ बेटा। सर तो सर ये IPv6 ऊपर लिखा हुआ है जो, अच्छा So ये मैंने 16 लिखा है, होगा। ये 16 होना चाहिए, सही बात है। मैंने तो एक्चुअली हमेशा बिट ही याद किया है, बस वो डिवाइड बाय 8 कर लीजिए। अब मैं आपको बोलूंगा, इसमें कंफ्यूज मत होना, देखो मैं भी हो रहा Yes, हूँ sir. कि बाइट और बिट दोनों मत याद रखो आप, या तो सिर्फ बिट्स याद रखो एंड आफ्टर दैट डिवाइडेड बाय 8 एंड अंडरस्टैंड। और अक्सर आप देखिएगा कि आपको बाइट वाला जो ये है ना, थ्योरी में कम ही मिलेगा। लोग बाइट से नहीं याद रख के उसको बिट से याद रखते हैं। तो 128 बिट्स याद रखो IPv6 का, 32 बिट IPv4 का, और जो मैक एड्रेस होते हैं उनको बोलते हैं 48 बिट्स के होते हैं ये, ठीक है।
आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि ये चालू हो जाता तो थोड़ा सा अच्छा है इसका कंटेंट और मुझे भी एक स्ट्रक्चर मिल जाता। ठीक है, बाय द टाइम कहाँ थे अपन लोग? हाँ, तो अब देखो मैक एड्रेसेस भी ऐड हो गए। अब देखो मैक एड्रेस कैसे होता है। मैक एड्रेस को ऐसे समझो कि फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई लेटर आप तक आना है, ठीक है, और आप जिस कॉलोनी में रहते हो उस कॉलोनी में सारे घर दिखने में एक जैसे, इवन कलर भी सबका एक जैसा है, तो आप उन घरों को कैसे पहचानोगे कि कौन सा आपका है कौन सा किसी और का है? बताओ। सर हाउस नंबर। हाउस नंबर, एग्जैक्टली। तो हाउस नंबर जो है ना ये बिल्कुल वैसा ही है। आप इसको हाउस नंबर जैसे समझो कि मैक एड्रेस जो होता है ना वो किसी एकदम एंड पॉइंट पे आके आपको इस पहचान के लिए हेल्प करता है कि आपको उस इतने सारे जो घर हैं, कभी कभी बड़ी बड़ी कॉलोनीज में 100-100 घर होते हैं, बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं, तो उसमें कौन सी लेन में किस जगह पर आपका घर है, कौन सी लेन में कौन सा नंबर आपका है। ठीक है, इसको ऐसे भी समझो कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं रियलिटी में देखूँ तो जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग का जो कॉलेज के कंप्यूटर्स हैं, कॉलेज के कंप्यूटर में क्या होता है, जो आईपी एड्रेस डालते हैं वो हम लोग अपने मन से डालते हैं, उसको प्राइवेट आईपी बोलते हैं। ठीक है, कॉलेज के जो आईपी एड्रेस होते हैं कंप्यूटर्स में, दे आर नॉट पब्लिकली नोन टू द कंप्लीट वर्ल्ड। जैसे मैंने 192.168. कुछ डाला ना, तो वो मैंने डाला, वो मेरी मर्जी थी, या कॉलेज का जो नेटवर्क एडमिन है उसकी मर्जी थी। उससे क्या होता है, उससे कंप्यूटर्स को आपस में डिफ्रेंशिएट किया जाता है। तो अगर ग्लोबल कॉलेज में 500 कंप्यूटर्स हैं तो 500 कंप्यूटर के बीच में डिफरेंस कैसे पता चलेगा? आईपी एड्रेस डिफरेंट डालने से। लेकिन एक्चुअली वो आईपी एड्रेस जो है ना वो डालना मजबूरी है, कंप्यूटर्स को पहचाना जाता है उनके मैक एड्रेस से। तो डेटा लिंक लेयर जो होती है, जो नीचे से दूसरी लेयर है, वो आईपी एड्रेस समझती ही नहीं है। वो आईपी एड्रेस को ओपन करके खोल के देखता भी नहीं है कि आईपी एड्रेस क्या लिखा है, वो देखता है तो सिर्फ मैक एड्रेस। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल एक बार कोई डेटा आपके कॉलेज के गेटवे को पार करके अंदर आ गया। अब जब वो आपके जो 500 कंप्यूटर्स हैं ना, उसमें से वो किस कंप्यूटर में जाना है इस बात को पहचानने की ट्राई करेगा, तो वो मैक एड्रेस से ही करेगा। ये बात समझ में आई? यस सर। और इससे ये भी बात क्लियर होती है कि लेयरिंग सिस्टम क्यों है। लेयरिंग सिस्टम एक हायरार्की है, बिल्कुल उस वजह से कि आपका जो लेटर है वो पोस्टमैन खोल के अंदर क्या लिखा है ये पढ़ना उसके राइट्स में नहीं है ना। और इवन जो आपके एनवेलप में जो एड्रेसेस लिखे हैं उसमें कॉम्प्लेक्सिटी से, परेशानी से बचने के लिए हर एक जन पूरा एड्रेस नहीं पढ़ता है। हर एक पर्सन आपके लेटर के एनवेलप पे पूरा जो एड्रेस लिखा हुआ होता है वो नहीं पढ़ता है, वो अपनी हायरार्की के हिसाब से पढ़ता है। तो एक कैटेगरी ये होती है जो सिर्फ पिन कोड देखती है, फिर पिन कोड के बाद एक कैटेगरी होती है जो सिटी देखती है, सिटी के बाद भी पिन कोड का वो हिस्सा देखते हैं कि आप उस सिटी में किस वाले पोस्ट ऑफिस में आपका लेटर जाना चाहिए, और फिर उस पोस्ट ऑफिस से ये बात सेग्रीगेट होती है कि कौन सा पोस्टमैन किस एरिया में ले जाके लेटर डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, और जब वो पोस्टमैन देखता है चीज़ों को तो वो देखता है आपका नाम और बिल्कुल जो एकदम स्पेसिफिक डिटेल्स होती हैं वो। तो आपका नाम, आपके घर में आपके पापा का नाम, मम्मी का नाम, दैट इज लाइक पोर्ट एड्रेस। ठीक है, आपके जो घर का एड्रेस है या आपके सिटी का एड्रेस है वो है लाइक आईपी एड्रेस। और जो मैक एड्रेस है वो ऐसा है कि जब हम अपने ही किसी कॉलोनी में एड्रेस को रिपीट करते हैं, फॉर एग्जांपल हाउस नंबर 1 कैन बी इन आदर्श कॉलोनी ऑल्सो एंड इन रामनगर ऑल्सो, है ना, बट वो हाउस नंबर 1 है, वो रिपीट हो सकता है। तो मैक एड्रेस भी ऐसा है कि मैक एड्रेस जो होता है वो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, जो कंप्यूटर में जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है जिससे इंटरनेट एक्सेस होता है, उसमें हार्ड कोडेड रहता है। अगर आप कभी अपने मोबाइल का या कंप्यूटर का मदरबोर्ड चेंज करते हैं, खासतौर पे लैपटॉप का या मोबाइल का, अगर आप मदरबोर्ड चेंज करते हैं ना तो साथ में आपका मैक एड्रेस भी चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि आजकल जो ये एम्बेडेड डिवाइसेस होते हैं इनमें मैक एड्रेस जो है मदरबोर्ड पे ही एम्बेडेड रहता है। वो बात अलग है कि जो डेस्कटॉप्स होते हैं उनमें मदरबोर्ड में मैक एड्रेस या एनआईसी नहीं रहता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, तो आप उस कार्ड को अलग से रिमूव या डिटैच या वापस लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब वही हो रहा है कि जो अच्छे कॉम्पैक्ट नए कंप्यूटर्स आ रहे हैं, जो ब्रांडेड कंप्यूटर्स आ रहे हैं, उनमें क्या होता है, उनमें जो मदरबोर्ड है, जो मेन चिप है आपके कंप्यूटर की, उसी में जो वो है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, है ना। मैं बार बार नाम ले रहा हूँ, मैं एक बार लिख भी देता हूँ, है ना, यहाँ पर ही लिख देता हूँ ना। Mac is embedded या hard coded on NIC. What is NIC? NIC is Network Interface Card. अच्छा, आप लोग डोंगल जानते हैं? डोंगल क्या होता है?
जिससे आप लोग नेट यूज़ करते थे? यस सर। जानते हैं ना आप लोग? तो बताइए हम लोग डोंगल क्यों लगाते हैं, या मैं ब्लूटूथ का एक एक्सटर्नल डोंगल आता था वो क्यों लगाता हूँ? फॉर एग्जांपल मेरे टीवी में अगर मैं वो यूज़ करना चाहता हूँ, वायरलेस ये माउस यूज़ करना चाहता हूँ, तो वायरलेस माउस यूज़ करने के लिए एक छोटा सा डोंगल आता है ना, जो मुझे यूएसबी से लगाना पड़ता है, उसके साथ अटैच होता है जो। तो ये मैं क्यों लगाता हूँ? क्योंकि मेरे टेलीविज़न में कोई ऐसा तरीका नहीं है कि ब्लूटूथ का मैक एड्रेस उसमें आ जाए। जितनी भी चीज़ें आउटर वर्ल्ड से कनेक्ट करती हैं उन सब के मैक एड्रेस होते हैं, बी वाईफाई, वायर्ड लैन या फिर ब्लूटूथ। आप इन सब में से किसी की बात करें, जिग्बी की बात करें, तो ब्लूटूथ का भी खुद का मैक एड्रेस होता है, ठीक है? तो जितनी भी चीज़ें आपको आउटर वर्ल्ड से, खासतौर पे लोकल एरिया नेटवर्क से कनेक्ट करती हैं, उन सब के मैक एड्रेस होते हैं, और उनके बिना मैक एड्रेस के इट्स इम्पॉसिबल कि आपका उस डिवाइस में वो फंक्शनैलिटी आ पाए कि वो बाहर की दुनिया से कनेक्ट कर पाए, ठीक है? अब क्या होता है, अब एक लास्ट चीज़ जो बची है, जो अपन डिस्कस कर रहे थे उसी लाइन में, पता है आपको ये जो डेटा लिंक लेयर से नीचे चीज़ें आ रही है ना, ये किस फॉर्म में रहती हैं? फिजिकल लेयर इसको किस फॉर्म में ट्रीट करेगा? टेल मी। फिजिकल लेयर क्योंकि एक बहुत ही अनइंटेलिजेंट लेयर है, तो वो क्या करती है, वो बस 0101010101010110 ऐसे चलती रहती है। फिजिकल लेयर को नहीं मतलब है कि कहाँ पर मैक एड्रेस है, कहाँ पर आईपी एड्रेस है, कहाँ पर डेटा है, कहाँ पर पोर्ट एड्रेस है, ये चलता है फिजिकल लेयर में, ठीक है? और ये भी किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है? टेल मी। आफ्टर फिजिकल लेयर इट इज कन्वर्टेड इनटू व्हिच फॉर्म? एनालॉग सिग्नल। यस करेक्ट, एनालॉग सिग्नल, बस ये बन जाता है, और ये ट्रैवल करता है वायर में। अब वो पूरा जो बाकी का पूरी पिक्चर है, तो वो मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन, ट्रांसमीटर, रिसीवर, है ना, इलेक्ट्रिकल टू ऑप्टिकल कन्वर्जन, वो कंप्यूटर नेटवर्क का पार्ट है ही नहीं, ठीक है? वो थोड़ा बहुत डेटा कम्युनिकेशन का पार्ट है, एनालॉग कम्युनिकेशन का पार्ट है, डिजिटल कम्युनिकेशन का पार्ट है, बट उतना डीप तक, उतना नीचे तक नहीं पहुंचता है कंप्यूटर नेटवर्क। अगर मैं बात करूँ ना कि सिस्को और जूनिपर के जो कंप्यूटर नेटवर्किंग है, वो बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्ट और नेटवर्क लेयर के अराउंड घूमता है, और बहुत अच्छी खुशखबरी भी है ये कि आपको पूरी 7 लेयर या पूरी 5 लेयर नहीं पढ़नी है, आपको मेनली फोकस करना पड़ेगा सिर्फ इन दोनों पे, और इसमें भी बहुत कुछ है पढ़ने को, दैट इज श्योर, ठीक है? Using our postal mail चलो, ये चालू हो analogy, गया, our data at this I'll point is reduce like a the letter sound a little written bit in a because फिर मैं नहीं बोल पाऊंगा, तो I'll stay silent for a bit and you see what's happening here. Read it. एप्लीकेशन लेयर मतलब डेटा आया एकदम अपने रॉ फॉर्मेट में, ट्रांसपोर्ट लेयर ने देखो, जैसे मैंने आपको बताया था, ट्रांसपोर्ट लेयर डिपेंडिंग अपॉन पोर्ट ये डिसाइड करता है कि इस कंप्यूटर से, सेंडिंग कंप्यूटर से निकल के चीजें कहां जाने वाली है, ओके? तो बिल्कुल ऐसा ही है ट्रांसपोर्ट लेयर की एनालॉजी, जैसे कि मैं लेटर में किसी एक इंसान का नाम लिखूं रादर देन जस्ट पुटिंग द नेम ऑफ अ हाउस और द एड्रेस ऑफ अ हाउस। मैं ये बताना चाहता हूँ कि उस घर में भी ये लेटर जो है ये किसी बंदे को जा रहा है, तो आप इस कंप्यूटर को घर जैसा मानिए, ये एक हाउस है, एंड दीज पोर्ट्स आर द नेम ऑफ द पीपल और द मेंबर्स ऑफ द हाउस। तो मैं HTTP यूज कर रहा हूँ तो वो उधर भेज देता है डेटा को, तो मतलब यहाँ पर भी आप कह सकते हो एक छोटा सा सेग्रीगेटर जैसा है, तो डिपेंडिंग अपॉन पोर्ट चीज़ों को यहाँ से वहाँ करता है। अच्छा, यहाँ पर मुझे इसका कुछ प्रोग्रेस, एक सेकंड थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ मैं। ट्रांसपोर्ट लेयर के जैसे मैंने बताया था, देयर आर 2 प्रोटोकॉल्स, सो लुक एट देम, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल और TCP प्रोटोकॉल। यहाँ पर जो वॉइस ओवर है वो यही बता रहा है कि TCP तब यूज़ करता है हमारा कंप्यूटर नेटवर्क जब मुझे गारंटीड ट्रांसमिशन चाहिए हो, जैसे कि रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट, ओके? और जब मुझे नॉन गारंटीड बट फास्ट ट्रांसमिशन चाहिए तब मैं UDP यूज़ करता हूँ, ठीक है? तो UDP के बारे में देखिए दिया हुआ है, TCP के बारे में दिया हुआ है। जैसे देखिए बहुत अच्छे एग्जांपल्स हैं। UDP के एग्जांपल क्या है? ऑनलाइन गेमिंग, है ना, वीडियो स्ट्रीमिंग, वॉइस ओवर IP, ये चीज़ें जो है ये फास्ट होनी चाहिए।
अगर आप कोई वीडियो देख रहे हो उसमें से एक आध पिक्सल कभी बीच में ग्लिच हो जाए तो उतना दिक्कत नहीं जाती, राइट? आप VoIP यूज कर रहे हो, आप किसी से ऑडियो कॉल कर रहे हो और किसी आवाज बिल्कुल 1 मिली सेकंड के लिए अगर ग्लिच कर जाए तो फिर भी समझ में आ जाता है। तो थिंग्स विच कैन बी इंटरप्रेटेड बाय ह्यूमन, दे आर नॉर्मली लाइक प्रेफर्ड टू यूज UDP। वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर बफरिंग होना या स्लो चलना वो ज़्यादा कह सकते हो कि यूज़र को इरिटेट करता है, कस्टमर को। और वेबसाइट के खुलने की दिक्कत ये है कि वेबसाइट का हर एक कंपोनेंट खुलना चाहिए। जैसा कि आप यहाँ देखिएगा TCP के एग्जाम्पल्स। हाँ, एक चीज़ और, TCP जो है ना वो एक काम और करता है, डिपेंडिंग अपॉन कि TCP यूज़ हो रहा है कि UDP यूज़ हो रहा है। तो अगर TCP यूज़ होता है ना तो ये भी करता है कि डेटा को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देता है। दोज पीसेज आर नोन एज सेगमेंट्स। तो देखो यहाँ पर ऐसे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि आपके पास एक लेटर है और उस लेटर में 4 पन्ने हैं, ओके? तो वो चारों पन्ने जो है एक ही एनवेलप में डाल के नहीं भेजेगा, उन 4 पन्नों को 4 डिफरेंट लेटर्स में एनवेलप्स में डालेगा और फिर भेजेगा। उसका फ़ायदा क्या होगा कि जितना भी डेटा यूनिट छोटा होता है, अगर डेटा यूनिट छोटा होता है तो उसके लॉस्ट हो जाने से, उसके कहीं पर गुम हो जाने से दिक्कत नहीं होती, आप उसको दोबारा भेज पाते हो। लेकिन आप इमेजिन करो बिल्कुल वैसा ही है, जैसे फॉर एग्जांपल आप टॉरेंट से मूवी डाउनलोड करते हो या मूवी को डायरेक्टली किसी लिंक से डाउनलोड करते हो, क्या फ़र्क होता है? टेल मी। एनीबडी हु डाउनलोड्स मूवीज थ्रू टॉरेंट विल टेल इजीली। टॉरेंट का क्या फ़ायदा होता है? बताओ गाइस, टॉरेंट से मूवी डाउनलोड करना या नॉर्मली किसी लिंक से डायरेक्टली पूरी 1 GB की मूवी डाउनलोड कर देने से क्या फ़ायदा होता है? क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में? Has anybody of you downloaded movies through torrent ever? No sir. अरे कमाल है, तुम लोग सब OTT प्लेटफॉर्म के सब्सक्रिप्शन लिए हुए हो क्या? देखो, आप लोग जब टॉरेंट से मूवी डाउनलोड करते हैं ना तो उसका फ़ायदा ये होता है कि मूवीज़ के पीसेस डाउनलोड होते हैं, छोटे छोटे पीसेस डाउनलोड होते हैं। तो मतलब 2 GB की मूवी है ना तो उसका एक एक छोटा छोटा जो पीस होगा वो मे बी 1 MB का होगा। तो 1 MB का पैकेट एक बार में डाउनलोड होता है और किसी भी सीक्वेंस में होता है। तो अगर आप मूवी को बिल्कुल 1 लाख टुकड़ों में डिवाइड कर देते हो तो वो 1 लाख टुकड़ों में लास्ट के जो पीसेस हैं वो पहले डाउनलोड हो सकते हैं, शुरू के पीसेस बाद में डाउनलोड हो सकते हैं। और जब वो पीसेस धीरे धीरे करके डाउनलोड हो जाते हैं और वो पूरे फिर बाद में असेंबल करता है आपका टॉरेंट क्लाइंट और फिर वो 2 GB की मूवी बनाता है उसको। उसका फ़ायदा क्या होता है, वो आपके कंप्यूटर में उसको मेमोरी में उसके स्टेट को सेव करके रखता है। तो अगर किसी वजह से आपने पॉज कर दिया, इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया और आपने बंद कर दिया कंप्यूटर, जब भी आप दोबारा स्टार्ट करोगे तो वो वहीं से रिज्यूम करेगा। लेकिन अगर आप पूरी 2 GB की मूवी एक साथ डाउनलोड करोगे तो अगर किसी वजह से बीच में लिंक टूट जाता है तो आपको दोबारा शुरुआत से पूरी मूवी डाउनलोड करनी पड़ेगी। वो बिकॉज जो 2 GB की मूवी है वो पूरी की पूरी एक फाइल है, राइट? तो पूरी एक फाइल बड़ी सी, दैट इज़ मोर प्रेफरेबल कि आप उस फाइल को बहुत सारे पीसेस में कर दो, दैट इज़ मोर प्रेफरेबल। तो जब मुझे गारंटी चाहिए होती है कि चीज़ें पहुंच जाएं तो इट्स बेटर टू डिवाइड देम इनटू स्मॉल पीसेस, ओके? तो वही किया जाता है इसमें, ठीक है? तो पीसेस में डिवाइड करके और फिर उसको आगे भेज दिया जाता है नेटवर्क लेयर में। हर एक पीस को एक एक नंबर दिया जाता है, उस पीसेस को कहते हैं सेगमेंट्स। Yes sir. सेगमेंट्स कहते हैं और उसको आगे भेज देते हैं। फिर नेटवर्क लेयर अपना काम करता है, वो काम नेक्स्ट लेयर में है, ठीक है? ट्रांसपोर्ट लेयर क्या क्या करता है ये समझ में आया? ट्रांसपोर्ट लेयर पोर्ट एड्रेस लगा देता है और साथ में अगर ज़रूरत पड़ती है तो नेटवर्क को डेटा को छोटे छोटे पीसेस में भी डिवाइड कर देता है, ठीक है? अब बात आती है नेटवर्क लेयर की। नेटवर्क लेयर मैंने आपको बताया था क्या करता है, अब वो IP एड्रेस ऐड करता है, ठीक है? नेटवर्क लेयर जो है ट्रांसपोर्ट लेयर से आई हुई चीज़ को डेटा मानता है। किस किस चीज़ को डेटा मानेगा? वो डेटा को भी डेटा मानेगा और पोर्ट नंबर को भी डेटा में ही इंक्लूड कर लेगा, क्योंकि नेटवर्क लेयर को इस बात से मतलब नहीं है कि ऊपर से पोर्ट कौन सा यूज़ हो रहा है, ठीक है? कुछ लेयर्स आपस में इस बात को भी कम्युनिकेट करती हैं कि वो क्या यूज़ कर रही हैं, बट कभी कभी आप मोस्टली अगर रफली देखो तो ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो हर कोई अपना अपना काम कर रहा है, ओके? तो नेटवर्क लेयर में आ गया सोर्स IP, डेस्टिनेशन IP। सोर्स IP जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सोर्स उसी से डिसाइड होता है कि कहाँ पहुँचना है। और इस बात को और ध्यान रखना कि सोर्स IP, डेस्टिनेशन IP पूरे रास्ते चाहे 100 किलोमीटर भी ट्रैवल कर ले कोई डेटा, वो कभी भी चेंज नहीं होता। डेटा कितने भी नेटवर्क डिवाइसेस को पार कर ले, कभी भी वो चेंज नहीं होता है। इट्स सिमिलर टू
इट्स सिमिलर टू फॉर एग्जांपल द सिटी रिटन ऑन योर डेटा, जो भी सिटी एक्सेट्रा लिखी, यहाँ पर क्या किया लोग ने, डेटा को पूरा एक एलिमेंट बना दिया ना, मतलब पोर्ट एड्रेस को छुपा दिया। इससे क्या बताना चाह रहा है कि नेटवर्क लेयर के लिए कोई मतलब नहीं है कि पोर्ट एड्रेस था कि क्या था, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करता है, एक और एक फील्ड ऐड कर देता है जिसको बोलता है आईपी प्रोटोकॉल नंबर। आईपी प्रोटोकॉल नंबर से बस वो इतना समझता है, रिसीविंग साइड में उसको ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि जब चीज़ें वापस आएंगी, रिसीवर साइड में क्या होता है, रिसीवर साइड में चीज़ें पहले नेटवर्क लेयर के पास आती हैं और बाद में ट्रांसपोर्ट लेयर के पास आती हैं। तो नेटवर्क लेयर अपने थ्रू ये बता देता है ट्रांसपोर्ट लेयर को कि आपको इसको टीसीपी में रिसीव करना है कि यूडीपी में रिसीव करना है। और देखिए टीसीपी का जो प्रोटोकॉल नंबर है वो 6 है और यूडीपी का प्रोटोकॉल नंबर 7 है। तो इस वाली फील्ड पे अगर 6 लिखा है तो हम समझ जाएंगे कि ये जाना पड़ेगा टीसीपी को या ये टीसीपी से आया है, और यूडीपी में 17, मतलब यहाँ पर अगर 17 लिखा है तो हम समझ जाएंगे कि यूडीपी से आ रहा है। तो टीसीपी से आएगा, यूडीपी से आएगा। ये डिफरेंस क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आगे की फंक्शनैलिटी उस पर डिपेंड करती है ना। सेगमेंटेशन है, टीसीपी क्या करता है, सेगमेंट्स में डिवाइड करता है, यूडीपी नहीं करता है। Why? That's why this information is important. ठीक है, ये देखिए जो मैं बोल रहा था, ये लिखा हुआ है कि कहाँ से चलना है। अगर यूडीपी से जाना है तो प्रोसेस सिंपल और फास्ट होगा, और टीसीपी जाना है तो आप समझ जाओ कि जो भी लेटर आ रहा है ना उसके बहुत सारे टुकड़े हो चुके हैं। तो अभी आपको एक पेज मिला है या 2 पेज मिले हैं, तो आपको जब तक सारे पेज ना मिल जाए तो आपको रुकना नहीं है। दैट इज द डिफरेंस एंड दैट इज टू बी कम्युनिकेटेड। ठीक, तो ये चीज़ हो गई। अब चीज़ें आती हैं डेटा लिंक लेयर के पास। जैसे मैंने बताया था कि डेटा लिंक लेयर क्या करता है, इस पूरी एंटिटी जो भी नेटवर्क लेयर से हमको मिल रहा है ना, उसको पूरे को एक डेटा मान लेता है, ठीक है, और वहाँ पर फिजिकल एड्रेस ऐड करता है। फिजिकल एड्रेस मैक एड्रेस का ही दूसरा नाम है। एक मिनट में आपको बता दूँ, जो आईपी एड्रेसेस होते हैं इन दोनों को बोला जाता है फिजिकल एड्रेस ऑल्सो। addresses are also known as logical addresses। ये क्यों लॉजिकल है, क्योंकि इनको हमने रखा है, ठीक है, ये कहीं पर लिखे नहीं है, ये मैं जब चाहूँ चेंज कर सकता हूँ। और जो मैक एड्रेसेस हैं इज ऑल्सो नोन एज फिजिकल एड्रेस। इसको फिजिकल एड्रेस इसलिए कहते हैं क्योंकि एक प्रॉपरली आईडी की तरह है जो कि हार्ड कोडेड होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड में, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन याद रखना, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, बहुत बेसिक्स हैं कंप्यूटर नेटवर्किंग के। तो फिजिकल एड्रेस ऐड कर दिया डेटा लिंक लेयर ने, और फिजिकल लेयर के बेसिस पे क्या क्या काम होता है दैट आई विल टेल यू। अगर मैं एड्रेस की बात करूं, मान लीजिए आप इस बात को इमेजिन करना कि अगर कोई ऐसा प्रोटोकॉल होता कि जब भी मेरे पास में कोई पार्सल आ रहा होता, ठीक है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा अमेज़ॉन के पार्सल में जितनी बार भी कोई एक डिपो को क्रॉस करता है पार्सल, तो हमको इंटीमेशन आता है कि बैंगलोर से निकला है तो अब वारंगल गया है, वारंगल से पहुंच के नागपुर निकला है। तो ये जो अलग अलग जगह जा रहा है, मतलब कुछ ना कुछ तो स्टिकर्स वहाँ ऐड हो रहे होंगे ना, कुछ ना कुछ अपडेशन हो रहा होगा। तो जब ये बैंगलोर से निकल के वारंगल गया तो ऑब्वियस सी बात है कि अब जो उसका सोर्स एड्रेस होगा वो वारंगल हो जाएगा। जब वारंगल से निकलेगा तो सोर्स एड्रेस वारंगल हो जाएगा, जब बैंगलोर से निकला था तो सोर्स एड्रेस बैंगलोर हो जाएगा। ऐसे ही वारंगल से जब नागपुर आया होगा तो सोर्स हो जाएगा वारंगल और डेस्टिनेशन हो जाएगा नागपुर। अब नागपुर से जबलपुर आएगा तो सोर्स हो जाएगा नागपुर, डेस्टिनेशन हो जाएगा जबलपुर। लेकिन अगर मैं ओवरऑल देखूं तो मेरा सोर्स था बैंगलोर और डेस्टिनेशन था जबलपुर। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो डेटा पहुंचता है तो वो हॉप टू हॉप अलग अलग जगह पर रुक रुक के पहुंचता है, उसको रिडायरेक्ट किया जाता है, उसको कहते हैं हॉप टू हॉप कम्युनिकेशन। और एक होता है कि बिल्कुल पहले सोर्स से लेकर आखिरी डेस्टिनेशन। तो ये जो डेटा लिंक लेयर है ना, ये हर एक हॉप का हिसाब रखती है। तो जब मेरे कंप्यूटर से डेटा निकलेगा तो जो एड्रेस होगा सोर्स वाला वो मेरे कंप्यूटर का होगा, और डेस्टिनेशन कौन सा होगा, जस्ट जो अगला जगह पहुंचना है। फॉर एग्जांपल मेरे कंप्यूटर से जब चीज़ें निकलती हैं तो स्विच तक पहुंचती हैं, ठीक है, या मेरे घर के राउटर तक पहुंचती हैं। अब उस राउटर से जब आगे चीज़ें बढ़ेंगी तो किसी और राउटर तक पहुंचेंगी तो उसका फिर से मैक एड्रेस चेंज होगा। तो मैक एड्रेस एक ऐसा लेबल है जिसको बार बार बदला जाता है, क्योंकि वो क्या करता है, सिर्फ अगले हॉप की बात करता है। अगले हॉप मतलब अगर मेरे प्रोनाउंसिएशन में कुछ दिक्कत आ रही हो, मैं लिख देता हूँ डेटा लिंक लेयर हैंडल्स हॉप टू हॉप, ओके, जस्ट
अगले वाले की बात करें ना, हॉप टू हॉप डेटा ट्रांसफर, ठीक है। दैट मीन्स इट चेंजेस आफ्टर एवरी हॉप, या एट एवरी हॉप लिखना चाहिए ना, इट चेंजेस एट एवरी हॉप। तो जब ये निकला तब जो मैक एड्रेस था, और जब वो कहीं आगे पहुंच चुका है तब जो मैक एड्रेस था, उसमें बहुत बहुत बदलाव होंगे, ठीक है। और आईपी एड्रेस कौन कौन से, या तो सोर्स, मैं सासी लिख देता हूं, या फिर डेस्टिनेशन, डीएस लिख देता हूं, विल नेवर चेंज थ्रू आउट द जर्नी, ठीक है, थ्रू आउट द जर्नी ऑफ द पैकेट, ये कभी नहीं चेंज होंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोगों के। ये बिल्कुल वैसे ही है कि अगर मैं ये मान के चलूं कि एक शहर में भी जब पोस्ट ऑफिस से पोस्ट ऑफिस चीजें निकलती हैं, तो पहले पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस आती हैं तो एक कंटेनर में आती हैं, राइट, मान लो एक बॉक्स है उसमें आती हैं, तो वो जो बॉक्स पे जो एड्रेस लिखा है ना, वो बार बार बॉक्स बदलेगा या बॉक्स चेंज होगा, लेकिन आईपी एड्रेस जो है वो मेरे एनवेलप पे लिखा हुआ एड्रेस है, उसको कोई नहीं बदलेगा। उसको बदलेगा तो फिर तो मेरा लेटर पहुंच ही नहीं पाएगा आगे, राइट। यही बात कर रहा था मैं। और फिर देखिए चीजें 0101 के फॉर्म में आ जाती हैं और फाइनली फिजिकल लेयर पे पहुंच जाती हैं, ओके। अब यही पूरी जर्नी जो है वो रिसीविंग साइड के कंप्यूटर में उल्टी काम करती है। सेकंड, नेक्स्ट पेज इसका ओपन हो रहा है। फिजिकल लेयर का यहाँ एक्सप्लेनेशन चल रहा है। फिजिकल लेयर ये डिसाइड करता है कौन सा वायर यूज होगा, किस टाइप का मॉड्यूलेशन यूज होगा, है ना, कौन सा फिजिकल कनेक्टर, डिस्टेंस कितना, है ना, डेटा रेट कितना, ये सारी चीज़ें फिजिकल लेयर पर डिपेंडेंट है। और देखो कितना अच्छा एग्जांपल दिया है। फिजिकल लेयर बिल्कुल ऐसा है जैसा कि मैं अपने लेटर को मैं पैदल भेज रहा हूँ कि ट्रक से भेज रहा हूँ कि एरोप्लेन से भेज रहा हूँ, वो डिसाइड करना। पैदल भेजूंगा तो धीरे धीरे जाएगा, ट्रक से भेजूंगा तो फास्ट जाएगा और ज़्यादा जाएगा क्वांटिटी में, राइट। एरोप्लेन से भेजूंगा तो भी दूर तक जाएगा और बहुत सारे बल्क में क्वांटिटी में जाएगा। तो हम किस टाइप का मीडियम यूज करना चाहते हैं वो डिसाइड करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल, मतलब हमारा फिजिकल लेयर। बताओ यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। बहुत रियल लाइफ से मिलता जुलता है इसकी थ्योरी, तो थ्योरी तो बिल्कुल भी टफ नहीं है। Okay, I'm now moving next. अब यहाँ पर इसके बाद वाली स्लाइड जो है ना वो बताती है कि चीज़ें अब रिसीव कैसे होती हैं। ये तो पूरा सेंडिंग साइड का हो गया। रिसीव होने पे बताओ सबसे पहली चीज़ क्या मिलेगी कंप्यूटर को, टेल मी। ये दिख भी रहा है यहाँ पर, इलेक्ट्रिकल सिग्नल। इलेक्ट्रिकल सिग्नल। और इलेक्ट्रिकल सिग्नल को 01 में कन्वर्ट करने की किसकी जिम्मेदारी? फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर, क्योंकि फिजिकल लेयर में ही मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन, एनकोडिंग, डिकोडिंग उसी के अंडर में आता है, राइट। फिर उस 01 से ये पता लगाना कि डेस्टिनेशन पोर्ट कहाँ है, सोर्स एड्रेस कहाँ है, जितनी भी चीज़ें अब तक हमने वहाँ पर लगाई थी ना वो क्या है, वो बात डेटा लिंक लेयर की जिम्मेदारी है। डेटा लिंक लेयर इस पूरी चीज़ को, ये जो पूरा है ना लेफ्ट से राइट तक जो लिखा है, इसको क्या बोलता है? उसको बोलता है फ्रेम। इस बात को भी बहुत ध्यान रखना कि डेटा के अलग अलग नाम होते हैं। तो डेटा लिंक लेयर में जो हमारे पास में डेटा यूनिट आता है उसको हम बोलते हैं फ्रेम, है ना। ये टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब आपने फ्रेम कहीं पर भी इस वर्ड को यूज नहीं कर सकते, ओके। चलो आगे चलते हैं। इसमें से क्या हट गया, टेल मी। अभी अभी क्या हटा? अभी जस्ट कुछ डिलीट हुआ इसमें से। व्हाट वाज इट? ऑरेंज कलर्ड थिंग्स। मैक एड्रेस। हाँ, सोर्स और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस हट गए। क्यों? क्योंकि उसको रीड कर लिया गया है ना, उसको रीड कर लिया गया, अब उसकी जरूरत नहीं है। अब ये चीज ऊपर भेजी जाएगी। अब बताओ क्या हटने वाला है? नेटवर्क लेयर क्या हटाएगा? आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस हटाएगा। और नेटवर्क लेयर में पहुंचते ही जो अब मेरा डेटा बचा है उसको क्या नाम मिल गया है? देखो, पैकेट। पैकेट। तो याद रखना, नेटवर्क लेयर में जो चीजें, जो डेटा पहुंचता है उसको बोलते हैं पैकेट। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको लाइटली नहीं लिया जा सकता। नेटवर्किंग के फील्ड में इनको इंटरचेंज कर दिया, मतलब सामने वाला समझ जाएगा कि आपने ऐसे अभी अभी पढ़ के आए हो क्यूबी से।
अब आगे बढ़ते हैं। दिस डेटा, ये जो ग्रीन सी ग्रीन कलर के जो 3 एरियाज हैं इनको डिलीट किया जाएगा और चीज़ें ऊपर पहुंचेंगी। अब बताओ जो चीज़ें ऊपर पहुंची हैं उसमें से ट्रांसपोर्ट लेयर के पास में क्या क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, क्या चाहिए ट्रांसपोर्ट लेयर को? पोर्ट नंबर। पोर्ट नंबर, एग्जैक्टली, हाँ, बस और बस पोर्ट नंबर। और एक चीज़ और है कि अगर मेरा डेटा बहुत सारे टुकड़ों में डिवाइड होकर ये पीस नंबर 1 था तो ट्रांसपोर्ट लेयर वेट करेगा कि पीस नंबर 1 का जो सेकंड पीस, थर्ड पीस, और मान लो टोटल 5 पीसेस थे तो 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 और 5/5 ये सब पांचों के 5 आ जाएं तो उनके लिए वेट करेगा। उस प्रोसेस को कहते हैं रीअसेंबली। जो वहां से आ रहे थे तो उसको बोलते हैं सेगमेंटेशन, और यहाँ पर जो आ रहा है उसको बोलते हैं रीअसेंबली। बट वो तभी होगा जब टीसीपी यूज हो रहा होगा। टीसीपी यूज नहीं होगा तो फिर सेगमेंटेशन रीअसेंबली वाला काम नहीं आएगा। लेकिन फिर भी जो ट्रांसपोर्ट लेयर के पास डेटा पहुंचता है उसका नाम दिया गया है सेगमेंट। ओके, तो ट्रांसपोर्ट लेयर में द थिंग व्हिच इज यूज्ड इज सेगमेंट। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो पोर्ट नंबर से क्या डिसाइड होगा? पोर्ट नंबर से ये डिसाइड होगा कि व्हेनेवर दिस डेटा और दिस सेगमेंट is forwarded to the application layer, will it be given to the browser or it will be given to a BitTorrent client or email client? मतलब आप समझ रहे हो, फाइल है तो FTP से आई है तो कहाँ जानी है? मतलब एप्लीकेशन तो 4-5 खुली हुई है, लेकिन ये जो डेटा आया है ये किस एप्लीकेशन को बिलोंग करता है? Did you understand? ये बात किससे डिसाइड होगी? पोर्ट नंबर से। ठीक, यस सर। और मुझे बताओ कि डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर से तो ये बात डिसाइड होती है, बट सोर्स पोर्ट नंबर से क्या डिसाइड होता है? टेल मी व्हाई द सोर्स पोर्ट नंबर इज रिक्वायर्ड? सैंडल जिसने भेजा है उसके देखो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने अभी एक एग्जांपल दिया था ना कि व्हाट्सएप का जो मैसेज है व्हाट्सएप में ही जाना चाहिए। तो जब, और व्हाट्सएप तो क्या 2 वे कम्युनिकेशन है, ऐसी कोई भी चीज़ 2 वे कम्युनिकेशन है। तो मान लीजिए आपका कोई ऐसा कम्युनिकेशन चल रहा है जो कि बार बार कम्युनिकेशन दोनों साइड से हो रहा है, कभी ट्रांसमीटर रिसीवर है, कभी रिसीवर भी ट्रांसमीटर है। तो क्या होगा कि इसी पैकेट की वजह से मेरे रिसीविंग कंप्यूटर को पता होगा जब भी इसे रिप्लाई करना है तो कौन से सोर्स पोर्ट पे करना है, तो वो यही सोर्स पोर्ट को एक बार अपने में रजिस्टर कर लेगा। ठीक है, तो वो सोर्स पोर्ट को क्या करेगा, समझ जाएगा कि अच्छा ये कहाँ से आया है। तो अगर मुझे इसी पैकेट का, इसी सेगमेंट का मुझे रिप्लाई भेजना है तो मैं सोर्स पोर्ट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब मैं वापस भेजूंगा कोई रिप्लाई रिसीविंग कंप्यूटर से सेंडिंग कंप्यूटर पे तो नेटवर्क लेयर तक तो चीज़ें पहुंच जाएंगी, लेकिन ट्रांसपोर्ट लेयर ये बात कैसे डिसाइड करेगा कि अब मेरा जो पहला वाला कंप्यूटर था उसमें कौन से एप्लीकेशन को चीज़ें भेजनी है। तो सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों ही पोर्ट इंपॉर्टेंट हैं, बिकॉज एनी टाइप ऑफ कम्युनिकेशन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट लाइक HTTP, FTP, SMTP, ये सारे 2 वे कम्युनिकेशन है। इनमें ऐसा नहीं होता है कि बस बात कर ली और हो गया काम। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। Okay, and believe me, these things are not, you can say, vague. They are very, very important. Okay, ये चीज़ें easy लगती हैं, ये बहुत अच्छी बात है कि easy लगती हैं, लेकिन नेटवर्किंग की थ्योरी में they are very important. अच्छा, एक चीज़ और, जब आप लोग इस इंटरफेस का खुद से यूज़ करोगे ना तो यहाँ पर भी एक चीज़ है, मेन्यू। ओके, मेन्यू में वो सारी चीज़ें हैं जो मैं डायरेक्टली एक्सेस कर सकता हूँ। ओके, एक बहुत अच्छी चीज़ है, ये एक छोटा सा ओवरव्यू दिया है कि कौन कौन से लेयर में कौन सा प्रोटोकॉल जो है वो फेमस है या इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यही कुछ प्रोटोकॉल है, मैं आपको बता दूं, ये प्रोटोकॉल जो है ना ये बहुत ही रेलेवेंट और बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स हैं। होते बहुत सारे हैं, मतलब इसके कम से कम 5 गुना प्रोटोकॉल्स होते हैं, लेकिन ये वो प्रोटोकॉल्स हैं जिनके बारे में आपको बैक ऑफ द माइंड याद होना चाहिए कि वो होते क्या हैं। ओके, तो दैट्स अ वेरी गुड न्यूज़। नेटवर्किंग बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन नेटवर्किंग में सारी चीज़ें उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी मतलब कि आपको बोले कि आपको इंटरव्यू से रिजेक्ट कर दे या बोले कि आपको नहीं आता है और आपको धिक्कार दे, भगा दे, वैसा नहीं है। ठीक है, बट ये जो कुछ आपको चीज़ें दिख रही है ना, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें से ईथरनेट क्या है? देखो, ईथरनेट जो है ना, जो लैन स्टैंडर्ड होते हैं, जो मतलब हम लोग लैन केबल यूज़ करते हैं, उसमें क्या होता है, लैन केबल में एक प्रोटोकॉल होता है डेटा लिंक लेयर में जिसको कहते हैं ईथरनेट प्रोटोकॉल। ईथरनेट प्रोटोकॉल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो ये डिसाइड करता है कि जब भी कंप्यूटर्स आपस में बात करेंगे लैन में, लोकल एरिया नेटवर्क में, तो उनके बीच में दूरी कितनी होनी चाहिए, जो लैन का वायर है वो कितना बड़ा होना चाहिए, जो पैकेट साइज़ की मैं बात कर रहा था, एक्चुअली यहाँ पर फ्रेम साइज़ बोलना चाहिए, तो फ्रेम साइज़ कितना बड़ा होना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें जो है वो ईथरनेट प्रोटोकॉल डिसाइड करता है। तो हर एक लेयर में एक्सेप्ट फिजिकल लेयर,
हर एक लेयर में एक्सेप्ट फिजिकल लेयर कोई ना कोई प्रोटोकॉल जो है वो डोमिनेंट है, और उसको लगभग पूरी दुनिया फ्रॉम डिकेड्स, फ्रॉम मेनी ईयर्स इट इज़ फॉलोइंग, इट इज़ बीइंग फॉलोड। तो इसको बिल्कुल रट लेना, इस पिक्चर को अपने दिमाग में घुसेड़ लेना विथ ऑल द फुल फॉर्म्स। ईथरनेट इन डेटा लिंक लेयर, IP in network layer, TCP or UDP in transport layer, and all these four protocol, including the other protocols which are not written here, they all belong to the application layer. अगर मैं इसको थोड़ा सा ब्रांच वाइज बायसिंग करूं तो जो ये टॉप वाला है प्रोटोकॉल है ना, ये CS वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, CS और IT वालों के लिए है ना, और EC वालों के लिए ये जो नीचे के ईथरनेट और IP हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और UDP TCP आप दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ट्रांसपोर्ट लेयर एक ऐसी मिड लेयर है जिसमें थोड़ा सा सॉफ्टवेयर और थोड़ा सा हार्डवेयर दोनों मिक्स है, ठीक है। तो इसको मैं नेक्स्ट करता हूँ। अब 7 लेयर से कंपेयर किया गया है, 7 लेयर्स आर नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। 7 लेयर से ये है, आप इसमें थोड़ा एक्टिविटी कैसी है, आप फिजिकल लेयर पर क्लिक करो और फिजिकल लेयर का क्या क्या काम होते हैं वो आपको दिखा रहा है, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि किसी भी बुक से, किसी भी इंटरनेट से, किसी वेबसाइट से, दिस कंटेंट इज़ वेरी वेरी बेटर, इट्स मच मच बेटर देन एनीथिंग, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको और बताना भूल गया, इन सभी लेयर में से एक लेयर जो डेटा लिंक लेयर है उसका काम ये भी होता है कि वो एरर को डिटेक्ट करती है। आप इमेजिन करो कि इतने दूर ट्रैवल करके, किलोमीटर्स का डिस्टेंस ट्रैवल करके 0 1s जो है सिग्नल के फॉर्म में आप तक पहुँच रहे हैं, तो क्या गारंटी है कि जो 0 भेजा गया था वो 0 ही पहुँचेगा? हो सकता है वो बिट चेंज होकर नॉइज़ की वजह से, कोई एरर्स की वजह से 1 हो जाए। तो क्या होता है, कुछ एक्स्ट्रा बिट्स भी भेजे जाते हैं जिनको सिर्फ डेटा लिंक लेयर ही अटैच करता है। डेटा लिंक लेयर जिसको अटैच करता है उसको रिडंडेंसी बोलते हैं या ट्रेलर्स बोलते हैं। सभी लोग हेडर ऐड करते हैं, देखिए है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। ऑल द लेयर्स अटैच हेडर्स, ठीक है, बट ओनली डेटा लिंक लेयर attaches both header and trailer, ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेलर मतलब डेटा के बाद में, है ना। जो मैंने ये डायग्राम बनाया था ना, तो मैंने यहाँ बनाया नहीं, बट यहाँ पर राइट साइड में एक फील्ड और ऐड होती है जिसको बोलते हैं एरर डिटेक्शन फील्ड। उसको आप CRC बोल सकते हैं, चेकसम बोल सकते हैं। इसका काम सिर्फ इतना है, ये पता करना कि जो बाकी, इसके अलावा जो बाकी का जितना भी हिस्सा है इस डेटा का, वो उसमें कोई 0 या 1, 1 या 0 ऑल्टर तो नहीं हो गए। 1 भेजा गया था 0 बन गया हो, या 0 भेजा गया था 1 बन गया हो। उसकी पूरी स्कीम होती है, सिस्टमेटिक तरीका होता है, बट वो अभी आप लोग को बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जब आप लोग सब्जेक्ट पढ़ोगे तो और आपको समझ में आ जाएगा। तो ये सारी लेयर्स के यहाँ पर फंक्शनिंग है, ओके। मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ। नेटवर्क एड्रेसिंग, लेट्स सी, ओके। यहाँ पर एक बहुत अच्छा सा एनिमेशन है जो आपको ये बता रहा है कि पोस्ट ऑफिस A से पोस्ट ऑफिस B, C ऐसे जाने के क्या क्राइटेरिया होते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एक लेटर आया जो पोस्ट ऑफिस A में आ गया, ठीक है। तो पोस्ट ऑफिस A के पास में 3 बॉक्सेस होंगे। एक बॉक्स ये बोलेगा कि अगर C तक भेजना है तो इस बॉक्स में डाल दो, अगर B तक भेजना है तो इस बॉक्स में, और D तक भेजना है तो इस बॉक्स में। और सोर्स क्या है? सोर्स हमेशा पोस्ट ऑफिस A ही है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 82070 लिखा हुआ है, तो 82070 कौन सी रेंज में आएगा? इस वाली में आएगा, राइट। तो इस वाले लेटर को पक्की सी बात है कि पहले वाले बॉक्स में डाल दिया जाएगा। पहले वाले बॉक्स में डालने का फायदा क्या होगा कि अगर ये सही बॉक्स में गया तो ये सही ट्रक पे भी जाएगा, राइट। इनमें से कंपेयर किया गया इसको कहाँ भेजना है, क्योंकि अगर गलत बॉक्स में डाल दिया तो ये गलत डेस्टिनेशन पहुंच जाएगा। खासतौर पे एकदम आखिरी डेस्टिनेशन की बात नहीं हो रही है, आखिरी लोकेलिटी की बात हो रही है। तो ये जो बॉक्सेस है ना, ये आपको सही लोकेलिटी तक पहुंचाती हैं आपके लेटर को, ओके। आई थिंक ये एनिमेशन पूरा हो गया है क्या? हाँ, नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा चलो, एक्टिविटी आ गई। बताओ मुझे यहाँ पर क्या हो रहा है। एक्टिविटी क्या बोलती है कि अपन लोग ने पूरे कंप्यूटर नेटवर्किंग को, खासतौर पे जो लेयरिंग सिस्टम था ना, उसको अपन लोग ने एक तो एग्जाम्पल समझा पोस्ट ऑफिस वाले एग्जाम्पल से, और दूसरा एक्चुअल जो कॉन्सेप्ट था उसके भी बारे में अपन लोग ने बात की। तो ये चेक फॉर अंडरस्टैंडिंग जो है ना, ये आपसे ये पूछ रहा है, ओके, जो कि अभी काम नहीं कर रहा। अच्छा, एक्चुअली ये बेसिक वर्जन लोड हुआ है ना, तो ये काम नहीं कर रहा। एक बार मैं और अटेम्प्ट मारता हूँ। वो क्या है, ड्रैग ड्रॉप होता है वो, तो मैं एक बार फिर ट्राई करता हूँ। अगर ये अच्छे से प्रॉपरली खुल गया, क्योंकि बैंडविड्थ शायद नेटवर्क की कम थी,
तो वो प्रॉपर अपने फुल फ्लेज्ड वे में खुला नहीं था। हाँ अब शायद खुल रहा है, लेट्स सी। अगर ये खुल जाता है तो वो एक्टिविटी बहुत मस्त है। ऐसी एक्टिविटीज़ आपको हर एक मॉड्यूल में मिलेंगी और इन एक्टिविटीज़ को ज़रूर करना, और गलती हो तो कई बार करना जब तक सही ना हो जाए। उससे क्या होता है, आपको चीज़ें प्रॉपरली क्लियर हो जाती हैं, और जो भी आपने पढ़ा है उसकी अंडरस्टैंडिंग आपको दिमाग में क्लियर हुई कि नहीं, दैट इज़ ऑल्सो अश्योर्ड। तो लेट्स सी अगर वो एक्टिविटी आती है। उसमें आपको पहले तो बता दूं क्या बोला गया है। उसमें से कोई भी एक चीज़ आ जाएगी, जैसे बोला जाएगा रिसीविंग एप्लीकेशन, तो वो कहाँ जाएगा, या बोला जाएगा कि पोस्ट ऑफिस बॉक्सेस, तो वो कहाँ जाएंगे, वो किस चीज़ का एनालॉजी है। देखते हैं। हाँ ये प्रॉपरली ओपन हो गया है। अच्छा, बाय द टाइम इट इज़ ओपनिंग, आप लोग जो है देखिए सेकंड हाफ जो है वो बहुत अच्छा जजमेंट होता है ये जज करने का, तय करने का कि कितने बच्चे एक्चुअली जूनिपर में रुकेंगे और कितने बच्चे इसको करेंगे या नहीं करेंगे। देखिए आप लोग में से जितने लोग ने भी AICTE में एनरोल किया है तो आपको तो करना ही है किसी भी हालत में, चाहे आप मेरे थ्रू करें पढ़ के डेली या आप खुद से करें, ठीक है। और तो कोई ऑप्शन नहीं है, वरना वो आपका AICTE का इस बात का कोहॉर्ट भी वेस्ट हो जाएगा। तो लेट्स से आप 18 या 17 लोग हैं तो आप लोग इसको कंटिन्यू करिए। और आप लोगों से मैं चाहता हूं कि आप लोग अपना ग्लोबल का आईडी मुझे कम्युनिकेट करें। मेरे पास सबके आईडीज़ हैं, बिकॉज आपने फॉर्म भरा था वो जो अभिषेक सर ने शेयर किया था, उसमें से बहुत सारे बच्चों के मेरे पास में ग्लोबल के आईडी नहीं है, global.org.in। तो मैं एक फॉर्म शेयर करूंगा और मैं आप सभी से चाहता हूं कि आप लोग कम से कम वो जो व्हाट्सएप ग्रुप जो मैंने मेल पे भेजा है ना, उससे आप लोग उस ग्रुप में जुड़ जाएं। तो जो भी इससे प्रिपरेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, कुछ भी है, वो मैं आपसे उस ग्रुप में शेयर कर दिया करूंगा, बजाय मैं 8-8, 9-9 ग्रुप में वो करूं, है ना, चीज़ों को कम्युनिकेट करूं। तो I want people those will really be attached with me through this all complete training, because you never know, maybe अभी थ्योरी करते करते ही अपन को अगर एक आध दिन एक्स्ट्रा लग गया तो फिर अपन लोग To को understand how networks work, चलिए, it's शुरू हो critical गया। to understand the two different types of Reduce the addressing volume networks first. use. As we just mentioned, यहाँ पर जो मैं चेक फॉर अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहा था, सीधे उस पे आते हैं, ठीक है। ओके, देन टेल मी रिसीविंग एप्लीकेशन, ये ब्लॉक को मुझे क्या करना है, मुझे ये जो एक कॉन्सेप्ट वाली लाइन है या एनालॉजी वाली लाइन है, मुझे इस पे डालना है। तो मुझे बताओ TCP जो है वो किस पे आएगा, रिसीविंग एप्लीकेशन या TCP, वो किस बॉक्स पे आना चाहिए? ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर। वेरी गुड, यस। अच्छा एक को पहले तो खत्म तो कर दूं मैं इसको, हाँ अब ये चलेगा। तो ये आ जाएगा ट्रांसपोर्ट लेयर में ऊपर कि नीचे? सिर ऊपर। ऊपर, क्योंकि ये प्रॉपर कॉन्सेप्ट है, ये कोई एग्जाम्पल नहीं है, राइट। वेरी गुड। फिजिकल ट्रांसपोर्ट मतलब ट्रक, बस, हेलीकॉप्टर। एप्लीकेशन लेयर। ना बेटा, आप चीज़ों को किस मीडियम से भेज रहे हो, आप फिजिकल ट्रांसपोर्ट क्या यूज़ कर रहे हो, आप किसी को पैदल भेज रहे हो कि ट्रक में भेज रहे हो कि बस में भेज रहे हो, लेटर्स को, वो चीज़ का एग्जाम्पल अपन ने कहाँ देखा था? फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर पे, राइट। अब फॉर्मेटेड लेटर मतलब ऐसा लेटर जो भेजने के लिए रेडी है, वो किस लेयर में रेडी होता है? फॉर्मेटेड लेटर समझ रहे हो आप, कि मतलब मैंने वो चीज़ें सब कर ली कि मुझे किस लैंग्वेज में लिखना है वो डिसाइड कर लिया, कैसी हैंडराइटिंग लिखनी है, टाइप करना है, ये सब चीज़ें डिसाइड कब हो जाती हैं? डेटा एप्लीकेशन ना बेटा, एप्लीकेशन लेयर। देखो आपने ईमेल टाइप किया, आपने एक पेपर लेके लेटर लिखा है ना, या किसी से लिखवाया या टाइप किया टाइपराइटर से, और वो एक आपने लेटर रेडी कर लिया। अब उसको एनवेलप में रखना, ये सब काम तो चलो मान लो किसी और के हैं, लेकिन वो लेटर तो आपने लिख लिया, तो डेटा आपने रेडी कर लिया, तो वो आएगा एप्लीकेशन लेयर में, और वो भी फॉर्मेटेड लेटर लिखा है ना, इसलिए मैं उसको डेटा एनालॉजी में डाल रहा हूँ। अब बताओ इलेक्ट्रिकल सिग्नल कहाँ जाएंगे? डाटा लिंक लेयर। ना बेटा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल तो फिजिकल फिजिकल लेयर। देखो डेटा लिंक लेयर तो फ्रेम्स रखता है,
ठीक है। जैसा Yes, फॉर्मेटेड sir. लेटर है ना, वैसे इसी का एक जोड़ीदार आ गया फॉर्मेटेड डेटा। टॉप की लाइन में मैं जो एक्चुअल चीजें हैं वो रखूंगा और नीचे की लाइन में जो मेरा अपने पोस्ट ऑफिस वाले एग्जांपल चल रहा था ना उसको रखूंगा। अब बताओ मैक एड्रेस कहाँ आएगा? डेटा लेयर डाटा लिंक डेटा लिंक लेयर, वेरी गुड। फिर रिसिपिएंट नेम, मतलब जो रिटर्न रिसिप्ट है वो किस पे आएगी बताओ? मतलब नेटवर्क आप याद रखना कि हमने वो जो जॉन डो नाम का एग्जांपल लिया था ना, मतलब मेरे घर में लेटर आया तो मेरा नाम लिखा है कि मेरे पापा का नाम लिखा है, वो किस काम आता है? ट्रांसपोर्ट लेयर ट्रांसपोर्ट लेयर, एग्जैक्टली, है ना। मतलब मेरे घर के दरवाजे तक लेटर चला गया, अब वो लेटर जो है वो नाम देखने के हिसाब से मेरे घर के 4-5 मेंबर में से किसके पास जाएगा, वो काम ट्रांसपोर्ट लेयर करता है। कैसे करता है? पोर्ट एड्रेस की हेल्प से, पोर्ट नंबर की हेल्प से। अच्छा, मैंने बताया था हॉप टू हॉप डिलीवरी, मतलब अगला मेरा जो डेटा है वो कहाँ जाने वाला है, मतलब फाइनल डेटा लिंक हाँ डेटा लिंक लेयर। हॉप टू हॉप डिलीवरी बोले या नेक्स्ट स्टॉप ऑन द वे है डेटा लिंक लेयर। आईपी एड्रेस किसकी जिम्मेदारी? नेटवर्क लेयर, और नेटवर्क एड्रेस भी इसकी, ठीक है। यू प्लेस आइटम्स करेक्टली 75 ऑफ द टाइम, मैंने तो सब टाइम सही रखा है इसको, चलो ठीक है। मेरा मे बी अच्छा मैंने ट्राइज चेंज कर दिया, मैंने देखो इसमें ऐसा होता है कि 13 ट्राइज लगाए, 13 कोशिशें की और 10 करेक्ट किया, तो उसका कुछ परसेंटेज निकाल के बता रहा है वो। तो अपन ने तो एक बार में सीख कर दिया था, चलो ठीक है। एक और एक्टिविटी है, मैंने आप लोग को 3 पैकेट के 3 डेटा के 3 नाम बताए थे, ठीक है। फ्रेम, पैकेट और सेगमेंट, ये वही पूछ रहा है। पैकेट कहाँ जाएगा? टेल मी। डेटा लिंक लेयर ना बेटा, नेटवर्क लेयर में। ये देखो Layer. पैकेट जा रहा है नेटवर्क लेयर में। सेगमेंट कहाँ जाएगा? ट्रांसपोर्ट लेयर ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसफर लेयर में। ट्रांसपोर्ट, हाँ। और फ्रेम जाएगा डेटा लिंक लेयर में। बस ये 3 ही पूछा है इसमें, ये खत्म हो गया। वेल डन, यू हैव रीच्ड द एंड ऑफ द सेक्शन। ओके, तो ये जो डेटा है ना वो मेरे एक्सप्लेनेशन से भी ज़्यादा कह सकते हो इंटरेस्टिंग है। अगर आप ये पूरा जो मेन्यू है ना, ये है मॉड्यूल 1, इसको प्रॉपरली इसको सुनते हो, बहुत अच्छे वीडियोस हैं। अच्छी बात यह है कि वीडियोस मोबाइल पे भी चल जाते हैं। ये सारी चीज़ें जो यहाँ चल रही हैं मोबाइल पे चल जाती हैं। सिर्फ जो मोबाइल पे शायद उतना अच्छा ना चले वो होंगे टेस्ट, बट क्या पता वो भी चल जाए, ठीक है। तो इन सब वीडियोस को अच्छे से देखना, ये सारी लेयर्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, ओके। और मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को मैं जितनी जल्दी हो सके इसका एक्सेस दिलवा सकूँ, ये डैशबोर्ड का जो मेरे पास में है। बाय द टाइम क्या कर सकता हूँ मैं, आई कैन गिव यू सम स्टडी गाइड, लेकिन वो ये है कि जितना अच्छा इससे पढ़ने में लगेगा उतना अच्छा आपको नहीं लगेगा बाकी चीज़ों में। देयर आर बुक्स, यू नो, ये जो है ना ये वाली, ये बुक भी है, ये बुक प्रॉपर उसी काम आती है। देखिए अभी ये लोड होगी, एक ये जोसेफ एम सॉरिसेली और जॉन हेमोडी की बुक है। ये पूरी जूनिपर का JNCIA प्रिपरेशन की बुक है ये देखिए, जूनिपर नेटवर्क राउटर डिज़ाइन। ये सब लोग क्या होता है ना कि मतलब कोई भी एग्ज़ाम होता है तो उसके लिए बुक आने लग जाती है, क्योंकि वो एग्ज़ाम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वैसे अमेरिका फॉरेन में जूनिपर रिलेटेड JNCIA एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा प्रेस्टिजियस माना जाता है, तो उसके लिए प्रॉपर एक बुक ही लिख दी गई है। तो जो भी हम लोग जूनिपर से रिलेटेड प्रॉपरली पढ़ने वाले हैं वो पूरा इसमें दिया हुआ है, ठीक है। बाय द टाइम व्हाट यू कैन डू कि आप लोग जो है ना जूनिपर ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में सर्च करिएगा, उसको जूनोस कहते हैं, ठीक है। जूनोस इज जूनिपर ऑपरेटिंग सिस्टम। ये डिफरेंट क्यों है? क्योंकि जो जूनिपर है ना वो सिस्को से एक मामले में थोड़ा सुपीरियर है। किस मामले में सुपीरियर है? सिस्को ने अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया है, इसको बोलता है वो iOS। एप्पल वाला iOS नहीं है ये, इसका नाम है इंटर नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। उन्होंने शुरू से बनाया, अच्छा काम करता है, नो प्रॉब्लम। बट होता क्या है कि डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सा डिवाइस है, स्विच है तो कौन सा वर्जन है, नया है, पुराना है, एडवांस्ड है, बेसिक है, या राउटर कौन सा है, उसके बेसिस पे क्या होता है उनको अपने OS में मेजर चेंजेस करने पड़ते हैं। लेकिन जूनिपर ने एक इंटेलिजेंस अपनाई, उसने क्या किया, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम का जो बेस है वो लिनक्स रखा। जैसे लिनक्स कैसे है, जैसे आप लोग के जो मोबाइल फ़ोन्स होते हैं ना, एंड्रॉयड फ़ोन्स, उनमें जो बेस होता है वो लिनक्स होता है। तो होता क्या है कि चीज़ें और अपडेट उसी के ऊपर बनते जाते हैं। तो अगर किसी को MIUI बनाना है तो उसको एंड्रॉयड का बेस मिल जाएगा, अगर कलर OS बनाना है तो एंड्रॉयड का बेस मिल जाएगा, मतलब लिनक्स का बेस मिल जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, लिनक्स को या फिर वो फ्री BSD को
यूज़ किया उन लोगों ने और उसके ऊपर ही अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया। तो मैं लिख देता हूँ, लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, आप लोग सर्च करिएगा FreeBSD। ये लिनक्स से भी पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम है FreeBSD। तो इनमें से ही कोई एक यूज़ करते हैं, आजकल लिनक्स यूज़ करते हैं, बट शुरुआत हुई थी तो FreeBSD से हुई थी। और एक चीज़ क्या करते हैं लोग कि जो भी डिवाइसेस होते हैं ना, उनके ऊपर ये लिनक्स का OS डालते नहीं है, एक्चुअली उसका VM डालते हैं, वर्चुअल मशीन डालते हैं, ठीक है। तो उससे फ़ायदा क्या होता है, एक VM ना डाल के हम किसी एक अच्छे डिवाइस में 3-4 VM डाल सकते हैं। 3-4 VM को 3-4 काम और 3-4 ड्यूटीज़ दे सकते हैं। तो होता क्या है कि एक राउटर के पास में बहुत सारे काम होते हैं, कम से कम 5-6 काम तो होते ही हैं। कुछ काम होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन बेस्ड होते हैं, कुछ काम बहुत सिंपल होते हैं। तो अगर मैं सिंपल काम को और डिफ़िकल्ट काम को अलग अलग OS को या अलग अलग सेक्शन में उसको डिवाइड कर दूँ, तो फ़ायदा क्या होता है कि अपडेट्स आते हैं जब भी सॉफ्टवेयर में या OS में, या कुछ मुझे चेंजेस करने हो या चलते राउटर में मुझे कुछ बदलाव करने हो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, तो वो बहुत ईजिली हो जाते हैं। तो जिनिपर जो करता है ना, उसको वो बोलता है कि ये डिसएग्रीगेटेड, जो टर्म यूज़ करता है वो बोलता है डिसएग्रीगेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका मतलब क्या है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें बहुत सारे अलग अलग सेक्शंस बने हुए हैं और उन सब सेक्शन को अलग अलग काम दिया गया है। और एक तरीके से जैसे आप बोलते हो ना, एम्बेडेड सिस्टम होता है, जैसे जो वॉशिंग मशीन होती है वो सिर्फ कपड़े धोती है, तो उसके अंदर जो है माइक्रो प्रोसेसर नहीं है, उसके अंदर माइक्रो कंट्रोलर है। तो ये भी यही करता है कि मेन OS वाला काम एक जगह रख देता है और बाकी जो बहुत फिक्स काम होते हैं कि भाई पैकेट फॉरवर्ड करना है, पैकेट में एड्रेस लगाना है, ये सब जो बेसिक काम है वो क्या करता है, ऐसे एम्बेडेड सिस्टम माइक्रो कंट्रोलर को दे देता है। तो उससे फ़ायदा क्या होता है कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके ऊपर लोड कम पड़ता है और जो एक हार्डवेयर है उस जो काम करने के लिए बना है उसको वही करना पड़ता है। तो ये करके उसने क्या किया, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को बहुत अच्छा बना दिया। और जो जूनोस ऑपरेटिंग सिस्टम के जो क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम्स में और हर चीज़ में, उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि वाई जुनिपर ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ मोर एफिशिएंट, हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम अदर ऑपरेटिंग सिस्टम, हाउ इज़ इट बेटर। तो यही सब आपको आंसर्स देने पड़ेंगे। तो मतलब कुल मिला के जूनोस ऑपरेटिंग सिस्टम की जो तारीफ़ें हैं, दैट यू शुड रिमेंबर, यू शुड नो, ठीक है। अगेन एक लास्ट चीज़ मैं आप लोग को थोड़ा जल्दी छोड़ देता हूँ, बनका काफ़ी देर तक पढ़ाई हो गई है आज, और बस मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ कि आपको टोटली 2 सर्टिफिकेट्स यहाँ पर मिलेंगे, जिसमें से ये वाला सर्टिफिकेट जो आपके बेसिक कंप्यूटर नेटवर्किंग के हैं उसका सर्टिफिकेट आई थिंक कहीं लगाना नहीं पड़ेगा आपको। जो मेनली आपको सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी, जो AICTE में अपलोड करना पड़ेगा, वो है, जस्ट अ मिनट लेट मी टेल यू, ये आ जाए वापस ज़रा,